मन में आइडिया आ रहे थे। अभी उसके मन में बस उसकी किस्मत की टिक टिक चल रही थी। उन चारों ने एक दूसरे को देखा। सब पूरी तरह से हैरान थे। तभी कुछ अजीब दिखने वाले कस्टमर आ गए। यो, तुम अंदर हो? कैप्टन काइदो ने चिल्लाया। जैसे जैसे हमने बात की, हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा फ्रेंडली होते गए। अब हम एक दूसरे को नाम से बुला रहे थे और पता चला कि उसका बड़ा भाई उस दुकान का मालिक था जहां हम गए थे। ये एक आरामदायक जगह थी जहां आप उम्मीद करेंगे कि मालिक काउंटर के पीछे एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी होगा। नमस्ते। माफ करना, मैंने कायदो के पीछे जाते हुए कहा। जैसे ही हम अंदर गए, हमें कई शक भरी नजरें अपने ऊपर महसूस हुईं। आह! कल मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देने वाले तीनों खनिकों ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वे बिल्कुल ठीक लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, उनके पीछे वाला आदमी बिल्कुल वैसा ही बूढ़ा, चिड़चिड़ा सिविल वर्क्स वाला आदमी था जिससे मुझे एक बार निपटना पड़ा था। वो मालिक था, इसमें कोई शक नहीं। काइदो जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम इन लोगों को जानते हो? काइजन, ये वही है स्लाइम जिसने हमें बचाया। हाँ, ये वही है, और तुम हमारे बॉस के भाई हो ना कैप्टन? अ ओहो स्लाइम, तुम कह रहे हो? हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कल इन लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए धन्यवाद। ओह नहीं, ये कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ तो था, लेकिन तुम जानते हो। मेरी तारीफ करना कानून के खिलाफ होना चाहिए। मैं हमेशा इसे अपने सिर पर चढ़ा लेता हूँ, जब तक कि मैं आखिरकार बाहरी अंतरिक्ष में ना पहुंच जाऊं। मैं शायद कुछ समय के लिए वापस नीचे नहीं आऊंगा। तो बूढ़े आदमी ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, तो आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूरी डिटेल में बताने का फैसला किया। हम सब अंदर रखी सीटों पर बैठ गए और कायदो ने मेरे लिए जल्दी से सब कुछ बताने की कृपा की। मैंने कुछ खास डिटेल्स बताईं और चीज़ें अच्छी स्पीड से आगे बढ़ीं। लेकिन वो छोटा वाला, मिल्डो, क्या उसका नाम यही था? काश वो कुछ कहता। जैसे उसने बिना कुछ कहे ही बातचीत में बने रहना कैसे मैनेज किया, ये देखकर मैं हैरान रह गया। ठीक है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी एक खास देश से एक काम मिला है जिससे मुझे निपटना है। ये सब इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर बोलने की उसकी बारी थी। उसने जानबूझकर कुछ बारीक डिटेल्स छोड़ दी क्योंकि ये सब क्लासिफाइड था। असल में कई देश हथियार और कवच के ऑर्डर भेज रहे थे, इस डर से कि कोई खास बेवकूफ़ देश उन सब पर युद्ध शुरू करने की कोशिश कर सकता है। इसका कनेक्शन इस बात से भी था कि कल गार्ड के पास दवा क्यों नहीं थी, साथ ही दुकानों में कच्चे माल की कमी भी थी। तो उसने अपने सिर पर टैप किया। मैंने 200 स्टील के भालों का ऑर्डर पूरा करने के लिए पूरी रात काम किया, लेकिन मुझे 20 तलवारें भी बनानी हैं और मेरे पास अभी एक भी नहीं है। मटीरियल ही नहीं है। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि तुम ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते? बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहले ऐसा नहीं किया? लेकिन उस कमीने मंत्री वेस्टर ने मुझसे कहा, तो तुम कह रहे हो कि महान काइजिन, जो पूरे राज्य में मशहूर है, वो इस तरह का एक छोटा सा ऑर्डर भी पूरा नहीं कर सकता? क्या यही बात है? खुद राजा के सामने और किसी के सामने नहीं। तुम उस कमीने बेवकूफ़ पर यकीन कर सकते हो? गाली गलौज और चीखने चिल्लाने के बीच मुझे पता चला कि मिल्डो, जो कम बोलने वाला तीसरा भाई था, उसने वेस्टर के लिए घर बनाने का अनुरोध मना कर दिया था। मंत्री ने इसे पर्सनली ले लिया था और उसे इस बारे में इतना परेशान किया कि मिल्डो को काइजन के साथ देश छोड़कर जाना पड़ा। ये एक बेवकूफ़ी भरी दुश्मनी थी। तो क्या ये आदमी शायद राज्य का सारा कच्चा माल खरीद रहा है ताकि दुकानें कुछ भी न बेच सकें? मुझे ये बात सही लग रही थी। भाले और तलवारों में क्या फ़र्क होता है? मैंने पूछा। मुझे तलवारों के लिए खास अयस्क चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। जादुई अयस्क। भाले तो बस सादे स्टील के नुकीले टुकड़े हैं। सही सामान के बिना एक मास्टर कारीगर भी सिर्फ एक आम आदमी होता है। ये बहुत निराशाजनक रहा होगा। मंत्री जरूर उसका इंतजार कर रहा होगा कि वो हाथ में टोपी लेकर दया की भीख मांगने आए। और ये तो आधी बात भी नहीं है। उन तलवारों में से एक को पूरा करने में भी 1 दिन लगता है। अगर मैं एक असेंबली लाइन भी बना लूं और सब कुछ आसान कर दूं, तब भी मुझे 20 तलवारें बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे। मैंने डेडलाइन के बारे में पूछने की सोची, लेकिन रुक गया। वैसे भी मैं उसके चेहरे पर जवाब पढ़ सकता था। मेरे पास इस हफ्ते का समय है, वो कराह उठा। अगले हफ्ते सबसे पहले मुझे उन्हें राजा को देना है। ये राज्य का काम है और हर दुकान से ऐसा ही करने को कहा गया है। अगर मैं नहीं कर पाया तो वे मुझसे मेरा कारीगर का लाइसेंस छीन सकते हैं। तो 5 दिन बचे हैं, ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि आज ज्यादा काम नहीं होगा, तो असल में 4 दिन। कितनी मुश्किल हालत है। रुको, मैं यहाँ क्यों हूँ? इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
और जरा रुको, क्या उसने जादुई अयस्क कहा? मेरे पास उसमें से कुछ है ना, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि सब लोग मुझे देख रहे थे। मुझे ये सब लोग नहीं पसंद, मुझे घूर रहे हैं। तुम्हें पता है वे मुझे क्या समझते हैं? वैसे भी जो भी हो, अब कुछ बड़े एहसान करने का समय आ गया है। उन्हें बाद में उस गॉब्लिन गांव को शुरू करने में मेरी मदद करनी होगी। हे, हा 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 हा। कितनी छोटी सी बात है बूढ़े आदमी, तुम्हें लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? फिर एक हल्की सी आवाज के साथ मैंने अपने सामने काम की मेज पर निकाली हुई मात्रा की हाथ से रख दी। फिर मैं सोफे पर कूद गया, पीछे लेट गया और अपने पैर ऊपर कर लिए, या ऐसा लगा जैसे मैंने किया। रुको, वाओ, ये जादुई मेटल है। और हे भगवान, देखो ये कितनी शुद्ध है। हे, जादुई मेटल नहीं यार, तुम्हारे लिए पहले ही प्रोसेस कर दिया है। ये पूरा टुकड़ा मैजिस्टील है। चलो बूढ़े आदमी, तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं क्या? अगर वे ये भी नहीं देख सकते थे कि ये कौन सी धातु है तो वे ज्यादा काम के नहीं हो सकते थे। मैं तुम्हें सामान बेच दूंगा, लेकिन बस इतना ही। मैं यहाँ एक तरह से बिजनेस चला रहा हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा टुकड़ा मैजिस्टील है, उसे आखिरकार पता चला। उसके सदमे ने मुझे थोड़ा हैरान किया। तुम मुझे ये लेने दोगे? मेरा मतलब है मैं इसके लिए मौजूदा कीमत दूंगा। बिल्कुल। हे, पकड़ लिया। ओह, उस बारे में? उफ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। अब यही तो मैं सुनना चाहता था। तुमने सुना होगा कि मैं और मेरी टीम क्या कर रहे हैं। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो गांव जाकर हमें कुछ टेक्निकल गाइडेंस दे। क्या बस इतना ही चाहिए? छी, मुझे कपड़े और हथियार सप्लायर से भी कुछ कनेक्शन चाहिए, और कवच भी। अगर बस इतना ही है तो बिल्कुल। और इस तरह बूढ़े आदमी काइजिन और मेरे मैजिस्टील के टुकड़े के लिए एक मौखिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हमने तय किया कि उसका काम पूरा होने के बाद डिटेल्स तय करेंगे। उसके रिएक्शन को देखकर मैं शायद उससे थोड़ा और फायदा उठा सकता था, लेकिन ज्यादा लालची होने का कोई मतलब नहीं था। जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो हमेशा मेरा ही नुकसान हुआ। मैं भी कभी कभी अपनी गलतियों से सीखता हूँ। हम सब ने डिनर खत्म करने के बाद कायदो चला गया। लगता है बॉर्डर गार्ड का कैप्टन पूरी दोपहर काम से छुट्टी ले सकता है। वैसे वो यहाँ मुझे लाया, ये अच्छी बात थी। तीनों बौने भाइयों ने बारी बारी से एक बार फिर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं, और उन्हें लग रहा था कि काइजिन के साथ सरकार जो कर रही है उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। तो हमारे साथ क्यों नहीं आते? मैंने पूछा। उनके जबड़े लटक गए। फिर वे आपस में इस बारे में बात करने लगे। मुझे लगा कि उनकी हालत के लिए ये सबसे अच्छी बात थी। अगले दिन, भले ही उसके पास जरूरी सारा सामान था, लेकिन वो डेडलाइन मुझे अभी भी नामुमकिन लग रही थी। अब सच बताने का समय आ गया था। तुम्हारे पास 4 दिन बचे हैं काइजिन, तुम्हें लगता है कि तुम इसे पूरा कर सकते हो? नहीं, सच कहूं तो नहीं, लेकिन मुझे करना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि कर दिखाने वाला रवैया ज्यादा मदद करेगा। जो मुझे पता था वो ये कि अगर कोई चीज नामुमकिन है तो वो बस नामुमकिन है। जब तक सारी सही चीजें अपनी जगह पर नहीं होती तब तक वो करने लायक नहीं बनती। ओहो, मैंने पहले ही एक कदम आगे बढ़ा दिया है, अब तो पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। शुरुआत के लिए क्या तुम मेरे लिए सिर्फ एक तलवार बना सकते हो, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो तुम बना सको? क्या? लेकिन तुम तो बिल्कुल नौसीखिए हो, तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर तुम नहीं करते तो ठीक है, करते रहो, शायद तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, लेकिन तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं नहीं कर सकता तो उस मैजिस्टील के लिए पेमेंट की उम्मीद मत करना। मैं अपना ख्याल नहीं रखता हूँगा, तुम्हें कवर करना तो दूर की बात है। लेकिन अगर तुम अपना वादा निभाते हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें इस किंगडम का सबसे अच्छा तलवार बनाने वाला दूंगा। हमारा सौदा हो गया, और वादे निभाने के लिए ही किए जाते हैं। हम सब वर्कशॉप में चले गए। वैसे भी काइजिन ने मुझे अपने खाली अप्रेंटिस के कमरे में आराम करने दिया था, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करना चाहता था। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि तीनों भाई टेबल पर रखे मैजिस्टील के टुकड़े को घूर रहे थे और उसे अपने हाथों में घुमाते हुए, हर सतह को ध्यान से देखते हुए खुद ही आहें भर रहे थे। मैंने जो टुकड़ा थूका था वो मुट्ठी के आकार का था। क्या ये इतना दुर्लभ था? वे तो ऐसा ही बर्ताव कर रहे थे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब मैंने इसके बारे में पूछा तो काइजिन चिल्लाया, और उसके एक्सप्लेनेशन के अनुसार मैजिक और एक कच्चा माल था जिसे रिफाइन करके मैजिस्टीन बनाया जाता था। बेस और भी कीमत में सोने को टक्कर दे सकता था। इसका एक आसान सा कारण था, ये दुर्लभ होने के साथ साथ कई तरह के कामों के लिए उपयोगी भी था। ये सब मैजिक्यूल्स की वजह से था, जो इस दुनिया में लगभग हर चीज़ बनाते थे।
कुछ ऐसा जिसके बिना पृथ्वी ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन यहाँ इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कभी कभी जब कोई मॉन्स्टर हार जाता था तो वो मैजिक्यूल्स का एक पूरा टुकड़ा गिराता था, जिसे मैजिक स्टोन कहा जाता था। ये एक तरह का पोर्टेबल एनर्जी सोर्स था और ये स्पिरिट इंजीनियरिंग नाम की चीज़ के लिए फ्यूल का काम करता था, जो इस दुनिया का एक खास आविष्कार था। मैजिक स्टोन अलग अलग प्योरिटी लेवल के होते थे और ज़्यादा प्योर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर कोर के रूप में इस्तेमाल होते थे। यहाँ तक कि गहने भी इस एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेशल इफ़ेक्ट्स दे सकते थे। इससे बनने वाले कपड़े और एक्सेसरीज पहनने वाले की काबिलियत बढ़ा सकते थे, उन्हें एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स दे सकते थे और कई दूसरी चीज़ें भी कर सकते थे। अब सादे पुराने ओर और मैजिकल ओर के बीच मुख्य अंतर ये था कि बाद वाला केवल उन इलाकों में मिलता था जहां हायर लेवल के मॉन्स्टर छिपे रहते थे। इसके लिए रेगुलर ओर, मैजिक्यूल्स की बड़ी मात्रा और ओर को मैजिक सोखने और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सदियों का समय चाहिए होता था, एक तरह का जियोलॉजिकल म्यूटेशन। बेशक जिस भी जगह बहुत ज़्यादा मैजिक होता था वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते थे, आम तरह के नहीं जिन्हें एडवेंचरर जेब खर्च के लिए मार सकें। आपको उनके आसपास कोई मैजिक और नहीं मिलेगा। आपको कम से कम बी रैंक के मॉन्स्टर वाली जगहों पर जाना होगा। बातचीत के दौरान काइजिन ने आखिरकार मुझे बताया कि मॉन्स्टर्स के लिए रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ओह, मैंने कहा, तो मैं शायद बी या उसके आसपास होऊंगा? डैश डैश। मुझे लगा कि हर कोई यही सोच रहा था, सिवाय गॉप्टा के, जो थोड़ा धीमा था। चलो उसे अभी अकेला छोड़ देते हैं। फिर भी बात यह थी कि मैजिक और कहीं से भी अचानक नहीं निकल आता था, और तो और उससे निकाला गया मैजिक स्टील उसके कुल वजन का 3 शायद 5% ही होता था। उस स्टील का मुट्ठी भर टुकड़ा भी सोने के अपने वजन से कम 20 गुना ज्यादा कीमती था। ऐसा भी लगा कि कीमतें कुल मिलाकर लगभग वैसी ही थीं जैसी मेरी पुरानी दुनिया में थी। सोने का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर होता था क्योंकि वो बहुत कीमती था, ठीक वैसे ही जैसे मेरे घर पर था। नतीजतन सभी देशों ने सोने को करेंसी स्टैंडर्ड के तौर पर अपना लिया था। मैंने ये बात सीक्रेट रखी कि मेरे पेट में इन मैजिक स्टील के टुकड़ों का बहुत बड़ा भंडार था। सच कहूं तो ये थोड़ा डरावना हो रहा था। वे किसी भी तरह से जान नहीं सकते थे, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता तो? या ये सिर्फ मेरी पैरानॉइड लोअर मिडिल क्लास परवरिश थी जो सामने आ रही थी? अब असली मुद्दे पर आते हैं। मैजिक स्टील दुर्लभ था जरूर, लेकिन यही बात उसे इतना कीमती नहीं बनाती थी। वो इस बात में थी कि ये जादुई शक्ति के लिए एक माध्यम के रूप में काम करने के लिए कितनी आसानी से अनुकूल था। कोई अपनी कल्पना की शक्ति से मैजिक्यूल्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता था। मेरा मैजिक सेंस स्किल इसी तरह काम करता था, लेकिन कंट्रोल वाटर भी मेरे आसपास की जादुई शक्ति को मैनिपुलेट करके काम करता था। ज्यादातर मॉन्स्टर स्किल्स भी इसे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करते थे। मुझे जादू के मंत्रों के बारे में ज्यादा नहीं पता था सच में, लेकिन मुझे लगा कि वे भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो क्या होता अगर कोई हथियार ऐसी चीज से बना होता जिसमें बहुत ज्यादा जादू भरा हो? हैरानी की बात है, वो एक ऐसा हथियार बन जाता जो मैच्योर हो सकता था। कितना क्लासिक! अरे यार, अब मुझे भी एक चाहिए। मैंने लगभग जोर से कह ही बेता, लेकिन ठीक समय पर खुद को रोक लिया। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचो, एक तलवार जो धीरे धीरे तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हारे आइडल आकार में ढल जाए। तुम्हारी अपनी जादुई शक्ति के आधार पर तुम शायद लड़ाई के बीच में भी उसे बदल पाओ। और क्योंकि ये जादू के साथ इतना कंपैटिबल था, ये तुम्हारे स्किल्स को बढ़ाने में भी मदद करेगा। असल में जब तक तुम हथियार चलाने में बहुत माहिर नहीं थे, तुम हमेशा जादुई हथियार के साथ ज्यादा बेहतर रहोगे। लेकिन क्या हो अगर, हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल और पैसा लगेगा, तुम प्योर मैजिक स्टील की ब्लेड बनाओ और उसमें एक मैजिक स्टोन डाल दो? क्या तुम जैसे आग की तलवारें और बर्फीली तलवारें और ऐसी चीजें बना सकते हो? मेरे क्रिएटिव आइडियाज आने लगे, मेरा दिल गाने लगा और काइजिन से कहा कि अभी इसी मिनट एक बनाओ, लेकिन मुझे सब्र रखना होगा। लेकिन अगला मैजिक स्टोन जो मेरे हाथ लगेगा, पक्का। उस छोटी सी सीख के बाद काइजिन काम में लग गया। मैं उसे देख रहा था उसके होने वाले जवान शागिर्द की तरह। गॉप्टा शायद कहीं सो रहा होगा। वैसे भी तलवारें बेशक कई तरह के आकार और साइज में आती हैं। मैंने बेशक एक जापानी स्टाइल कटाना को सबसे मजबूत तलवार के तौर पर सोचा था, लेकिन कटाना भी कई तरह के आकार में आती हैं। इसी वजह से मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि वो किस तरह की तलवार बनाएगा। 10 घंटे बाद उसने काम पूरा कर लिया। मुझे वो एक सादी पुरानी लॉन्ग स्वॉर्ड जैसी लगी और वाह, इतना सारा मैजिक स्टील बच गया। और मैं यहाँ सोच रहा था कि क्या मुट्ठी भर टुकड़ा एक तलवार के लिए भी काफ़ी होगा। पता चला कि काइजिन अंदाज भी नहीं लगा सकता था कि हर चीज़ पर 100% मैजिक स्टील इस्तेमाल करने में कितना खर्च होगा। मुझे लगता है कि नहीं। हैरानी की बात है कि किसी ने फ्लेम स्वॉर्ड या बर्फीली तलवार या यहाँ तक कि बिजली वाली तलवार भी नहीं बनाई। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, ये बात समझ में आती है।
इसके बजाय मैजिक स्टील से सिर्फ हथियार का कोर बनाया गया और बाकी ब्लेड रेगुलर स्टील से बनाया गया। उस कोर को बस इतना ही चाहिए था कि उसका जादू स्टील में अपना काम करे और आखिर में पूरी तलवार के साथ मिल जाए। उसने कहा, इसीलिए कोई हथियार समय के साथ इस्तेमाल करने पर और मजबूत होता जाता है। ब्लेड में कभी जंग नहीं लगेगा या उसका आकार खराब नहीं होगा। वो बस आसपास के मैजिक्यूल्स को इस्तेमाल करके खुद को रीजेनरेट कर सकता है। अजीब बात है, लेकिन इन जादुई तलवारों की भी एक उम्र होती है। अगर उन्हें बहुत ज्यादा मोड़ा जाए या इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाए कि उन्हें पहचाना ना जा सके, तो जादू बाहर निकल जाएगा, जिससे वे तेजी से खराब हो जाएंगी। काइजिन ने बात करते हुए मुझे अपनी नई बनी तलवार दिखाई। ये सब मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। मैंने हथियार को हाथ में लिया और उस पर हैरान रह गया। ठीक है, हाथ में नहीं, लेकिन काफी करीब। ये बनाने में सिंपल थी, तीर की तरह सीधी, कोई तामझाम नहीं। ये सख्ती से कटाना की तरह काटने के लिए नहीं थी, लेकिन ब्लेड काटने के लिए सही लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक बेस था। मुझे लगा समय के साथ तलवार खुद को वैसे ही ढाल लेगी जैसा उसका इस्तेमाल करने वाला उससे चाहेगा। कोई हैरानी की बात नहीं कि बनाने वाले ने चीज़ों को सिंपल रखा। ठीक है, तो काइजिन और उसकी टीम ने मेरे लिए ये प्यारी तलवार बनाई थी, जैसा कि वादा किया था। अब मेरी बारी थी। ठीक है, मैंने कहा, अब मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ सीक्रेट काम करने का समय है। मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या आप सभी अभी के लिए मुझे यहाँ अकेला छोड़ देंगे? मैं उन्हें ये देखने नहीं दे सकता था। एक तो इसे समझाना बहुत मुश्किल होता। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन क्या तुम पक्का हो? मुझे मदद करके खुशी होगी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। बस मुझसे वादा करो कि तुम अगले 3 दिनों तक इस कमरे में झांकोगे नहीं। कसम खाओ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा और इंतजार करूंगा। इसके साथ ही काइजिन और उसके आदमी चले गए। गॉप्टा भी, किसी बेवकूफ़ी भरे कारण से। उसके दिमाग में दिन रात क्या चलता रहता है जो उसे जिंदा रखता है? मुझे किसी दिन उससे ये राज निकलवा ही लेना चाहिए। तो आज हमारी रेसिपी एक लॉन्ग स्वॉर्ड के लिए है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले ये तैयार सैंपल लें और इसे निगल लें। इसके बाद यहाँ रखे बाकी इंग्रेडिएंट्स लें और उन्हें भी निगल लें। चबाएं चबाएं, गटक जाएं, पेट में अच्छी तरह मिलाएं और ध्यान दें, एनालिसिस टारगेट लॉन्ग स्वॉर्ड सफल, कॉपी बना रहा हूँ सफल। 19 बार दोहराएं। बोन एपेटीट। आसान था ना? बच्चों, इसे घर पर ट्राई ना करें। और इस अजीबोगरीब मानसिक कमेंट्री के साथ मैं काम पे लग गया। बाप रे, हर कॉपी में लगभग 10 सेकंड लग रहे थे। 190 सेकंड, 3 मिनट और कुछ सेकंड, और मेरे पास कमरे में 19 तलवारें बिखरी हुई थीं। काइजिन और बाकी लोगों को कमरे से बाहर निकाले हुए शायद 5 मिनट हो गए थे। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि मैं ये कर सकता था, लेकिन ये इतना आसान था। और लोग ऐसी चीज़ें बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने उनके साथ कुछ बेशर्मी से बुरा किया हो। ये प्रेडिटर तो एक चीट कोड है। तो अब क्या? मैंने उनसे कहा था कि 3 दिनों तक दरवाज़ा ना खोलें। क्या मुझे तब तक यहीं दुबक के रहना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता। जैसे मैं एक आलसी इंसान हूँ, शायद मुझे सच बता देना चाहिए। तो मैंने किया। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। चारों बौने तुरंत खड़े हो गए और मुझे चिंतित नज़रों से देखने लगे। गॉप्टा सो रहा था। हे भगवान, 5 मिनट या? तभी मैंने तय किया कि मुझे उसके बारे में कुछ करना होगा। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? या ये काम नहीं किया फिर? हाँ, वेल एक्चुअली मैंने बौनों को देखा जिनकी आंखों में आत्मयातना भरी हुई थी। उन्हें देखकर दुख हो रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे नाटक करना ही था। मुझे हमेशा लोगों के साथ इतना बुरा क्यों बनना पड़ता है? मेरी मौत और पुनर्जन्म ने भी मुझे इस आदत से छुटकारा नहीं दिलाया था। हाँ, बस मजाक कर रहा था। वे सब तैयार हैं एक्चुअली। क्या? लगता है मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। चीयर्स। हम एक तरह के ड्वार्फ नाइट क्लब में थे, जहां एक थोड़ी एंटी क्लाइमैक्टिक रैप अप पार्टी हो रही थी। हथियार राजा के हाथों में सुरक्षित थे और जश्न मनाने का समय था। मेरा मतलब है, मैंने उनसे कहा था कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे चलो भी, वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। हाँ, जवान भी और बड़ी उम्र की भी, अगर तुम्हें थोड़ी अनुभवी लड़कियां पसंद हैं। ये किसी भी जेंटलमैन के लिए एकदम सही जगह है। डैश डैश। चलो रेमुरू, हम खुद बड़े आदमी के बिना बाहर नहीं जा सकते। ये 4 के मुकाबले 1 था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। कभी बोरिंग मोमेंट नहीं होता ना? उस जगह का नाम नाइट बटरफ्लाई था। तो क्या होस्ट सच में तितलियां थीं? बेहतर होगा कि वे पतंग ना निकले। ऐसा नहीं है कि मुझे सच में कोई फर्क पड़ता है। मैं एक जेंटलमैन था। मैं एक बार कुछ भी ट्राई करूंगा। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने सोचा, ओह स्वागत है सर। फ्वार। जगह पूरी तरह से लड़कियों से भरी हुई थी। वाह, उनके कान भी कितने लंबे थे। क्या यहाँ गर्मी है या ये सिर्फ वो एल्व्स हैं? धत तेरे की। ओह माय गॉड,
और उनके कपड़े इतने पतले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लगभग आर पार देख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देख सकता। धत तेरे की। और मैंने मैजिक सेंस को भी पूरी ताकत से चालू कर रखा है। उन्होंने अपने कपड़ों की सीमाओं को अच्छी तरह से समझ रखा है ना? क्या ये किसी तरह की चुनौती है? ओह, तुम ही देखो, क्यूट। अरे मैंने उसे पहले देखा था। ईप, बॉइंग बॉइंग। वहाँ वो है। मेरा पूरा शरीर हिल रहा है और मुझे अपनी पीठ के पास कुछ नरम चीज हिलती हुई महसूस हो रही है। क्या ये स्वर्ग है या क्या? मुझे लगता है कि ये सब हिलना डुलना मतलब तुम इसका मजा ले रहे हो, है ना? ओह नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ, नहीं, इतना भी नहीं। लगता है मुझे दुनिया से इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। आखिर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक असली एल्फ की गोद में बैठा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। मुझे अपने प्यारे बिछड़े हुए दोस्त के लिए बहुत बुरा लग रहा है। काश वो अभी भी आसपास होता। मैं दीवारों पर उछल कूद कर रहा होता। हालांकि जब हम मजे कर रहे थे। अरे, अगर ये काइजिन नहीं है तो कौन है? हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? इस घटिया राक्षस को इस तरह की हाई क्लास जगह में ला रहे हो? वो आदमी कौन है? ऐसा लग रहा था जैसे वो झगड़ा शुरू करना चाहता है। हमारे आसपास जल्दी से सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी इस मेहमान पर ताना मारा। उन्हें वो ज्यादा पसंद नहीं आया होगा। हालांकि वो इतनी सभ्य थी कि उन्होंने ताने बहुत धीरे से दिए। बॉनो के हिसाब से ये वाला कदमे काफी लंबा और पतला था, जिससे वो खैर साइज में एक आम इंसान जैसा था। अरे बॉस, क्या आजकल तुम लोग यहाँ मॉन्स्टर्स को आने दे रहे हो? नहीं, एक बूढ़ी महिला मैनेजर ने कहा। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा स्लाइम है। तो अरे, ये फिर भी एक मॉन्स्टर है ना? क्या तुम कह रहे हो कि स्लाइम अब मॉन्स्टर नहीं रहा? मैं नहीं सर, लेकिन मैनेजर हकलाते हुए बोली। उस आदमी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बदतमीज ध्यान ही नहीं दे रहा था। साफ था वो हमारे पीछे पड़ा था। ओह बढ़िया, लड़कियों में से एक ने आह भरी। वो वेस्टर है, मंत्री। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। खैर, मैं तो हैरान हूँ। वो सच में ऐसा आदमी लग रहा था जो दुश्मनी नहीं छोड़ता। मैं उसके चेहरे पर देख सकता था। तुम्हें पता है ना मॉन्स्टर के लिए सबसे अच्छा क्या है? ये। फिर उसने अपने पानी के गिलास का सारा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। ये एक सरकारी मंत्री था। मैं अपने गुस्से की वजह से काइजिन या इस जगह के मैनेजर को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें यहाँ से बैन कर दिया जाए। बस चुपचाप बैठो, इसे जाने दो। और अरे, तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहे हम पर हमला कर सकते हो? टेबल पर जोर से लात मारकर काइजिन खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इधर उधर घूमकर मेरे मेहमान का मजाक उड़ा सकते हो वेस्टर? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें क्या लगता है? अरे काइजिन, ये एक टॉप सरकारी अधिकारी वगैरह है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ सही कर रहे हो? वेस्टर अपनी जगह पर उतना ही हैरान था और पीछे हट गया। मैं भी हैरानी से थोड़ा पीछे हट गया। मेरे पीछे खड़ी एल्फ की छाती से मुझे सहारा मिला। जानबूझकर नहीं, कसम से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वेस्टर हकलाया, अभी भी सदमे में था। क्या तुम चुप रहोगे? काइजिन चिल्लाया। अपनी बात पर जोर देने के लिए उसने मंत्री के चेहरे पर मुक्का मारा। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, हे रिमुरु, तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो तुम्हारी मदद कर सके, है ना? क्या मैं काफी अच्छा रहूंगा शायद? काफी अच्छा? उससे भी ज्यादा। लेकिन सच में? मुझे लगा कि उसने सचमुच ड्वार्फ किंगडम से बाहर निकलने का वन वे टिकट ले लिया था। अब वो जबानी रिक्वेस्ट कर रहा था। यही तो सुनना चाहता था। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा काइजिन। ये लगेगा। हम डिटेल्स बाद में तय कर लेंगे। अगर काइजिन आने को तैयार था तो मैं उसे बुलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। हमें किसी फैंसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं थी। हम जो चाहें जब चाहें करेंगे। काइजिन और मैंने जोरदार सिर हिलाकर डील पक्की कर ली। बस एक बात, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? शायद थोड़ी समझदारी आखिर में इतना बुरा आइडिया नहीं था। नहीं तो आप अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हो। दुनिया की सारी बहादुरी भी उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? तो जैसा कि कोई भी सोच सकता है, एक सरकारी मंत्री के चेहरे पर मुक्का मारना कई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। मेरे भाई, काइडो ने बड़बड़ाया। उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। इस बार तुमने क्या किया? वो आज ड्यूटी कर था। वो भी हर बार शिफ्ट छोड़कर नहीं जा सकता था। काइजिन ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, सिर्फ अपने भाई की बदतमीजी की वजह से नाइट क्लब में आने के लिए। बस भाग जाना हमारे लिए काफी आसान प्लान था, लेकिन चांसेस थे कि ये शुरू से ही फेल हो जाता। हाँ, वो बेवकूफ। जैसे ही 4 नाइट काइजिन को घसीट कर ले गए, वो चिल्लाया और मंत्री की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, उसने तो लगभग रिमरू, मेरे क्लाइंट और मेरे अब तक के सबसे अच्छे कस्टमर के चेहरे पर थूक दिया था। उसे थोड़ी उसकी जगह दिखाना इतना बुरा क्या है? हाँ,
वेस्टर अपनी तरफ अब तक सदमे से उबर नहीं पाया था। वो बस हमें घूर रहा था। उसकी नाक से अभी भी खून टपक रहा था। ये दयनीय और थोड़ा मज़ेदार दोनों लग रहा था। मुझे लगता है कि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। शायद हैरानी की वजह से उसे दर्द भी नहीं हुआ। भाई, काइडो ने आह भरते हुए फुसफुसाया, तुम किसी सरकारी मंत्री को इस तरह उसकी जगह नहीं दिखाते। वैसे भी तुम सब मेरे साथ चल रहे हो। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, फिर मुझे एक पल के लिए किनारे ले गया। बस शांत रहना, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। बेशक मैं कुछ और करने की योजना नहीं कर रहा था, लेकिन जाने से पहले मैं उस जगह के मैनेजर के पास गया और उसके हाथ में 5 सोने के सिक्के डाल दिए। इसमें तुम्हारी परेशानी के लिए भी कुछ है, मैंने हैरान मालिकिन से कहा। हम वापस आएंगे। आखिर ये एक अच्छी जगह लग रही थी। अगर मुझे फिर कभी इसके अंदर जाने का मौका ना मिले तो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह ड्वार्फ किंगडम में मेरी दूसरी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं किसी को भूल रहा हूँ, गोबाटा। वो क्लब में हमारे साथ नहीं था। इसके बजाय वो अपने कई बेवकूफ़ी भरे कामों का प्रायश्चित कर रहा था, जिसे मैं बैगवर्म हेल कहता हूँ। मैंने पहले उसे पैरों से लटकाने के बारे में सोचा था, लेकिन वो सिर्फ क्रूरता के लिए क्रूरता लगती, इसलिए मैंने उसे स्टिकी थ्रेड से बांधकर उसे छत से लटका दिया। रुको, वो गिड़गिड़ाया, ये बहुत बुरा है सर, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। इस बार मैंने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। बस करो बेवकूफ़, मैं तुम्हारी और बेवकूफ़ी भरी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो अपने टेम्पेस्ट वुल्फ दोस्त को बुलाओ और उससे मदद लो। मैंने सोचा कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा जब मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। एक गॉब्लिन एक बात थी, लेकिन एक हॉबगॉब्लिन शायद बिना खाए पिए लगभग 1 हफ्ते तक रह सकता था। फिर भी अगर हमें कुछ समय के लिए रोका गया तो मुझे उसे छुड़ाना होगा और जल्दी ही नीचे लाना होगा। लेकिन अभी के लिए मैंने इसे अपने दिमाग के पीछे रखा। क्या मैं उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था? शायद एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन सब ठीक था, वो संभाल लेगा। हम 5 को शाही महल की जेल में ले जाया गया। ऐसा नहीं था कि हम बहुत कड़ी सुरक्षा में थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से हमारी मर्जी से था। हमें महल की जेल में लगभग 2 दिन बिताने पड़े। ये इतना बुरा नहीं था। खाना ठीक ठाक था और हमें वहाँ सभी ज़रूरी आराम मिले। ये जेल की कोठरी से ज़्यादा हम 5 के लिए एक शहरी अपार्टमेंट जैसा था। हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव भी नहीं किया गया था। मुझे बस गुस्सा आ गया और अब तुम सब मेरी वजह से यहाँ हो। मुझे बहुत अफसोस है दोस्तों। काइजिन ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बौने दोस्तों में से किसी को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगा। ठीक है काइजिन, कोई बात नहीं। हाँ, चिंता मत करो बॉस। इसके अलावा जब हम रिहा हो जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ आना चाहते हैं काइजिन। हाँ, क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं रिमुरु? क्या? मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया कि तीसरा वाला मुझसे क्या चाहता था, लेकिन बात समझ में आ गई। हाँ, ज़रूर, हम तुम सबका ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम तैयार रहना। जब हम गांव पहुंचेंगे तो तुम लोगों को काम करना होगा, ठीक है? हम पहले से ही बड़े घर के बाहर की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। जेल सज़ा के हिसाब से ये काफ़ी आरामदायक था। ये हमारे दूसरे दिन की रात थी। वैसे मुझे पूछने का ख्याल आया, उस मंत्री को तुमसे इतनी दुश्मनी क्या थी काइजिन? क्या इसका कोई कारण था? काइजिन का चेहरा तुरंत उतर गया। एक आह भरते हुए उसने समझाना शुरू किया। पता चला कि वो महल की शाही नाइट सेना में एक कैप्टन था, पूरे सिस्टम को बनाने वाली 7 सेनाओं में से एक का लीडर। 3 सेनाएं इंजीनियरिंग, सप्लाई और इमरजेंसी मदद जैसे पीछे के कामों के लिए थीं। 3 और हैवी स्ट्राइकर्स, मैजिक स्ट्राइकर्स और मैजिक सपोर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। और आखिरी और सबसे जरूरी, राजा का पर्सनल गार्ड था। काइजिन इंजीनियरिंग कोर का हेड था और वेस्टर उसका सेकंड इन कमांड था। वो एक मार्क्वेस का बेटा था, ड्वार्फ ने कहा, एक शाही टाइटल जो उसने पैसे से खरीदा था। मुझे लगता है कि वो मेरे जैसे आम आदमी के हेड बनने से जलता होगा। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तुम्हें पता है। उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी रही होगी, अपने से नीचे वाले से ऑर्डर लेना। और मैं मानता हूँ कि मुझे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं राजा को खुश रखने में बहुत बिजी था। तभी ये हुआ, जादुई कवच का मामला। उस समय इंजीनियरिंग कोर को सेना के 7 डिपार्टमेंट में सबसे नीचे माना जाता था, जो अपने लिए मुश्किल से ही कोई नई टेक्नोलॉजी बना पाता था। वेस्टर का मानना था कि टेक्नोलॉजी में अमीर किंगडम के पास इंजीनियरों का एक मशहूर कोर होना चाहिए, जबकि रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में काइजिन मौजूदा स्थिति बनाए रखने वाला आदमी था। उनके बीच बहस कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, वे अपनी अनगिनत गैरिसन मीटिंग में कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। इसी बीच कोर ने एल्फ इंजीनियरों की एक टीम के साथ तथाकथित मैजिक आर्मर सोल्जर प्रोजेक्ट शुरू किया। वेस्टर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने और मिलिट्री में कोर की स्थिति को बेहतर बनाने पर अड़ा हुआ था। काइजिन ने उसे चेतावनी दी कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन तब भी वेस्टर के पास एक आम आदमी की सलाह के लिए ज्यादा समय नहीं था। आखिर में वेस्टर की मनमानी सनक की वजह से एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और एक स्पिरिट मैजिक कोर कंट्रोल से बाहर हो गया।
ये एक बहुत बड़ी पब्लिक नाकामी थी और शुरुआती स्टेज में ही प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा झटका था। इस तरह दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमागों के इस पर काम करने के बावजूद मैजिक आर्मर प्रोजेक्ट रुक गया। इंजीनियरिंग कोर के हेड के तौर पर काइजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उसे सेना में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वेस्टर ने न सिर्फ काइजन को बलि का बकरा बनाया, उसने ऊंचे रैंक वाले नेताओं में अपने दोस्तों को भी उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। कम से कम काइजन के अनुसार यही सच था। जब उसने बात खत्म की तो काइजन ने एक थकी हुई आह भरी। मैं उसके नज़रिए को समझ सकता था। इतने सालों में उसके अंदर बहुत गुस्सा जमा हो गया होगा। फिर भी यार, वेस्टर तो बिल्कुल कहानी का विलन है ना? ऐसे लोगों को पहचानना इतना आसान होता है। जहाँ तक मंत्री की बात थी, काइजन मिलिट्री में वापसी कर सकता था और किसी भी समय उसकी पोजीशन के लिए खतरा बन सकता था। इस तरह की बात। क्या वो सच में मौत की सज़ा का हकदार नहीं था? शायद नहीं, लेकिन तो काइजन ने बात खत्म करते हुए कहा, शायद अगर मैं कुछ समय के लिए देश छोड़ दूं तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। वो इस बारे में थोड़ा उदास लग रहा था, लेकिन कम से कम उसके पास बैकअप तो था। हमारे साथ जो तीनों भाई थे उन्हें भी सच्चाई पता थी और उनमें से किसी को भी वेस्टर से कोई हमदर्दी नहीं थी। सच कहूं तो अब तो मुझे भी उससे नफरत थी। फिर भी काइजन ने एक रईस को मुक्का मारा था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या वे हमें बस रिहा करके अलविदा कह देंगे। इसके बारे में चिंता मत करो, काइजन ने मुझे भरोसा दिलाया। मैं अब आर्मी में नहीं हूं, लेकिन मैं कॉप्स लीडर के पद तक पहुंच गया था। जहां तक मेरी सोशल पोजीशन की बात है, मैं बैरन से थोड़ा ही नीचे हूं। अगर कोर्ट में सिर्फ आम आदमी और रईस की बात होती तो शायद फांसी की नौबत आ जाती। उसने इस अजीब बात पर जोर देते हुए जोर से हंसा। इस बीच मैं बस वहीं बैठा रहा। अगर हालात खराब होते तो मैं यहाँ से भाग जाता, लेकिन नहीं तो मैं तब तक एक अच्छा छोटा स्लाइम बनकर खुश था जब तक कि सब कुछ शांत नहीं हो जाता। जल्द ही कोर्ट में हमारा दिन आया और हम सभी को राजा के सामने लाया गया। बौनों का वीर राजा। अब जब मैं उसे सामने से देख रहा था तो उसका शाही अंदाज लगभग डरावना था। महामहिम गैज़ील ड्वार्गो ने अपनी आंखें बंद की और अपने सिंहासन पर गहराई से बैठ गए। वो मोटा था, दिखने में बौना जैसा था और उसकी खुली हुई मांसपेशियां सच में एनर्जी से भरी हुई थी। उसकी त्वचा गहरी काली भूरी थी और उसके काले बाल सर पर पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसमें से शुद्ध ताकत झलक रही थी। इतने सालों में पहली बार मेरी लड़ने या भागने की प्रवृत्ति पूरी तरह से जाग गई थी। उसके पास 2 नाइट तैनात थे, एक एक दोनों तरफ। वे उतने ही ताकतवर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे अपने शासक के मुकाबले पतले दिख रहे थे। सच में ये आदमी एक राक्षस था। मैंने ज़रूरत पड़ने पर तेजी से पीछे हटने का प्लान किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। जिस पल मैं उसके सामने लाया गया, मेरी हर नस तन गई। शायद इस दुनिया में ये पहली बार था जब मुझे सच में अपने लिए कोई साफ खतरा महसूस हुआ। एक आदमी राजा के सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके साथ कुछ चेक कर रहा था। इजाज़त मिलने के बाद वो खड़ा हुआ और हलफनामा पढ़ा। अब हम ट्रायल शुरू करेंगे, सब लोग चुप हो जाओ। अगले 1 घंटे तक दोनों पक्षों ने अपने अपने मामले पेश किए। क्रिमिनल सस्पेक्ट होने के नाते हमें बोलने की इजाज़त नहीं थी। शाही दरबार में ये अधिकार सिर्फ अर्ल या उससे बड़े रैंक वालों के लिए रिजर्व था, नहीं तो आपको राजा की खास इजाज़त चाहिए थी। अगर आप बिना बारी के बोलते तो इससे मौके पर ही आपका गुनाह साबित हो जाता और आपको कोर्ट की अवमानना का एक एक्स्ट्रा चार्ज भी लग जाता। आप बेगुनाह थे या नहीं, इस जगह का सिस्टम ऐसा ही था। हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव से ही बात करवानी थी। उसने हमारी हिरासत के 2 दिनों के दौरान हमसे कुछ बार मुलाकात की थी और हमारे केस के बारे में बात की थी। बेसिकली हमारा एक तरह का वकील। लेकिन क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? इस तरह की चिंताएं बेवजह नहीं होती। तो सर वेस्टर वहां थे, एक क्लब में आराम से बैठकर शराब पी रहे थे। तभी ये गैंग उस जगह घुस आया और उन पर भयानक हिंसा की। ये उस तरह का बर्ताव नहीं है जिसे कभी माफ किया जाना चाहिए। क्या ये सच है? यस माय लॉर्ड, मैंने सुना। मैंने ये बात खुद काइजन से सुनी है और मेरे पास क्लब के मालिकों की लिखी हुई गवाही भी है। उस रात जो हुआ उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। क्या? उसने अभी क्या कहा? मुझे लगा था कि वो हमारी तरफ है और उसे पाला बदलने में सिर्फ 5 मिनट लगे। ये अच्छा नहीं हो सकता है ना? मैंने काइजन की तरफ देखा, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, फिर धीरे धीरे उसका रंग उड़ गया। मुझे पक्का यकीन है हमारा वकील तो हमारे लिए बहाने बनाने की भी जहमत नहीं कर रहा था। ये तो साफ था कि आरोपी के प्रतिनिधियों को कोर्ट में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं थी। अगर वे पकड़े गए तो ये एक और फांसी होती। ये सोचना नामुमकिन था कि कोई भी वकील ऐसा करने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में, और फिर भी हमारा वकील हमारे सामने ऐसा कर रहा था। मेरे मालिक, वेस्टर चिल्लाया, उसे उकसाते हुए।
मेरे मालिक, आपने खुद सुना है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन बदमाशों के साथ सख्ती से पेश आएं। उसने हमें पूरे विश्वास के साथ मुस्कुराकर देखा। कमीना, शायद मुझे उसे मार ही देना चाहिए था। राजा बिना हिले डुले आंखें बंद करके बैठे रहे। उनकी जगह उनके बगल में खड़े एक गार्ड ने बात की। ऑर्डर, अब मैं फैसला सुनाऊंगा। काइजिन, जिसे इस अपराध का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसे खदानों में 20 साल की मजदूरी की सजा सुनाई जाती है। उसके साथियों को खदानों में 10 साल की मजदूरी की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही ये अदालत यहीं पर। रुको, एक गहरी शांत आवाज ने टोका। राजा ने अपनी आंखें खोली और काइजिन को देखा। काफी समय हो गया। काइजिन, क्या तुम ठीक हो? यस माय लॉर्ड, तुरंत जवाब आया। शायद अब उसे बोलने का अधिकार था। मुझे खुशी है कि आप भी ठीक हैं। हाँ, अब क्या तुम और तुम्हारे दोस्त हमारी तरफ देखते हुए हमारे पास वापस आना चाहते हो? शाही दरबार में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाए। ये जरूर कोई अजीब बात रही होगी। वेस्टर तुरंत पीला पड़ गया। इस बीच हमारे धोखेबाज प्रतिनिधि का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मैं आपसे माफी चाहता हूं मेरे मालिक, लेकिन मुझे पहले ही एक मालिक मिल गया है जिसकी मैं सेवा करता हूं। मैंने अपनी कसम खाई है और ये मेरा खजाना बन गया है। एक ऐसा कीमती खजाना कि सच में मेरे मालिक का सीधा आदेश भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। इससे साफ तौर पर दर्शक गुस्से में आ गए। मैं देख सकता था कि गार्ड काइजिन के माथे पर गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन वो मजबूती से खड़ा रहा, सीना ताने हुए, गरिमा की मूर्ति। ये देखकर राजा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं समझ गया। एक और पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मेरी सजा ध्यान से सुनो। काइजन और उसके दोस्तों को इस राज्य से देश निकाला दिया जाता है। आज आधी रात के बाद जब नया दिन आएगा तो उनका आधिकारिक तौर पर मेरी जमीन पर स्वागत नहीं होगा। बस इतना ही। तुरंत चले जाओ। अपनी आंखें खोलकर राजा ने ऊंची आवाज में अपनी घोषणा की। आह, एक जन्मजात नेता की गरिमा। उसकी जबरदस्त मौजूदगी से मेरे शरीर में सिनहरन दौड़ गई। हालांकि यहाँ राजा होना एक बहुत ही अकेला काम लग रहा था। तो हम वहां थे, ट्रायल के बाद काइजिन की दुकान पर वापस। वो छोटी सी जश्न की ड्रिंक जो हम पीना चाहते थे, वो तो बुरी तरह से बिगड़ गई है ना। अब हमें पैक करके हमेशा के लिए जाना था। ओ रुको, क्या गोप्ता ठीक है? हम अभी भी उसके साथ सिर्फ तीसरे दिन पर है ना? जब मैंने उसके सजा वाले कमरे का दरवाजा खोला तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। ओह, वेलकम बैक सर। क्या आपको मजा आया? अरे, उम्मीद है कि अगली बार आप मुझे साथ ले जाएंगे। वो वहीं था, सोफे से कूदकर मेरा स्वागत करने के लिए। ये कैसे हुआ? मेरे मकड़ी के रेशम से वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। एक और नजर डालने पर मुझे एहसास हुआ कि गोप्ता सोफे पर जिस कुशन का इस्तेमाल कर रहा था वो असल में एक टेम्पेस्ट वुल्फ था। रुको, सच में? उसने सच में उस आदमी को बुलाया? गोप्ता, तुम उस भेड़िए को यहाँ कैसे लाए? ओह हाँ, मैंने बस खुद से सोचा, हे, क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? और वो आ गया सर। उसने इसे इतना आसान बना दिया, कमीने ने। इससे पहले किसी भी दूसरे हॉबगॉब्लिन ने इतनी लंबी दूरी से ये कारनामा नहीं किया था। शायद उसके दिमाग के सारे सेल्स उसकी नेचुरल टैलेंट पर लगे थे, न कि तुम जानते हो असली इंटेलिजेंस पर। ये मुझे पागलपन लगा। मैंने सोचा कि ये एक इत्तेफाक रहा होगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि टेम्पेस्ट वुल्फ को देखकर बौने अपनी जगह पर जम गए। क्या हुआ? मैंने पूछा। हमें पैकिंग शुरू करनी है ना? रराटा, रुको एक सेकंड, घबराए हुए काइजिल ने कहा। आखिर एक ब्लैक डायर वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुम्हें भागना होगा। वो बी रैंक का मॉन्स्टर है। और अब वे घबरा रहे थे। वे इतने अजीब लग रहे थे कि मुझे सच में मजा आ रहा था। हे, वो ठीक है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक बड़े कुत्ते जैसा है सच में। हम उसे घर के अंदर ही रखते हैं और सब कुछ। सबको शांत करने की मेरी कोशिशों का जवाब पत्थर जैसी चुप्पी से मिला। बाय द वे, ब्लैक डायर वुल्फ रेगुलर डायर वुल्फ का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन थे। अगर वे ज्यादा मैजिक ओरिएंटेड तरीके से इवॉल्व होते तो उनकी फर काली हो जाती। टेम्पेस्ट डायर वुल्फ के कोट भी काले थे, लेकिन एक यूनिक रंग की चमक के साथ। डायर वुल्फ असल में टेम्पेस्ट एलिमेंट की तरफ इवॉल्व नहीं होने चाहिए थे। ये बस मेरे दिए गए नाम का एक साइड इफेक्ट था। ज्वालामुखी इलाकों में डायर वुल्फ आग के एलिमेंट के साथ इवॉल्व होते और रेड डायर वुल्फ बन जाते। पानी के शरीर में आपको नीले डायर वुल्फ मिलते। जंगलों में हरे डायर वुल्फ होते। दूसरे शब्दों में, एलिमेंट्स को अपनाना इन लोगों के लिए काफी आम एवोल्यूशनरी पैटर्न था। इस बीच जादू से भरे काले वाले जाहिर तौर पर आसपास के किसी भी इंसान और ह्यूमनॉइड के लिए खतरनाक खतरा थे। टेम्पेस्ट एलिमेंट ने हमारे भेड़ियों के झुंड को उनके काले रंग पर हल्का सा बैंगनी रंग की चमक दी, जिसे आप ध्यान न देने पर नोटिस नहीं करेंगे। सॉरी, मैंने बोनो को डरा दिया मुझे लगता है। मेरे पास पूरी कहानी समझाने का समय नहीं था। मैं अभी के लिए उसे गोप्टा का पालतू कहूंगा और आगे बढ़ूंगा।
बोनो को जल्दी से अपने सबसे अच्छे यात्री कपड़े पहनने के लिए कहने के बाद मैंने उन्हें दुकान से बाहर धकेल दिया, खुद वापस अंदर गया और बिल्डिंग का पूरा सामान निगल लिया। कैपेसिटी के हिसाब से मैं अभी भी ठीक था, लेकिन पूरी बिल्डिंग को निगलने से शायद बहुत ज़्यादा ध्यान जाता, इसलिए मैंने वहीं रोक दिया। एक बार जब हमारी यात्रा की तैयारी पूरी हो गई तो हम उस जगह गए जहां रिगोर और दूसरे गॉब्लिन इंतजार कर रहे थे। जगह शांत थी, जो कुछ देर पहले की जोरदार बहस से बिल्कुल अलग थी। पांचों आरोपियों के कोर्ट से भाग जाने के बाद मौजूद लोगों में से किसी ने भी 1 इंच हिलने की हिम्मत नहीं की। वेस्टर ने घबराकर निगल लिया। राजा की लगातार चुप्पी ने उसे और बाकी सभी को बेचैन कर दिया। फिर गजेल ने शांति भंग कर दी। अब वेस्टर, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? हजारों माफ़ी मेरे मालिक, लेकिन ये सब एक गलत फहमी है, ये ज़रूर कोई गलती होगी। वेस्टर की आवाज़ घबराहट भरी थी जब वो अपना पक्ष रख रहा था। राजा ने उसे ठंडेपन से देखा, अपनी कोई भी भावना जाहिर नहीं की। एक गलत फहमी? अगर ऐसा है तो इसकी वजह से मैंने अपने सबसे वफादार नौकरों में से एक को खो दिया है। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं मेरे मालिक? आप उसे जो उसने आपको दिया उसे वफादारी कहते हैं? अरे वो तो बस सड़क का एक आदमी है। वेस्टर, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। काइजिन अपनी मर्जी से मेरे दल से चला गया। जब मैं एक वफादार नौकर की बात करता हूं जिसे मैंने खो दिया है, तो मेरा मतलब तुमसे है। मंत्री के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा, लेकिन उसका दिमाग खाली था। शब्द उसके होठों पर नहीं आ रहे थे, उसके विचार धीरे धीरे बन रहे थे। उसने अभी क्या कहा? उसने मेरा जिक्र किया तो? मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं वेस्टर, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? डर, शुद्ध डर वेस्टर के दिमाग पर हावी हो गया। राजा ने उससे एक सवाल पूछा था, उसे जवाब देना था, लेकिन उसके सारे शब्द उसका साथ छोड़ गए थे। मेरे मालिक, मुझे डर लग रहा है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी वेस्टर। मैं इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ तक कि मैजिक आर्मर मामले के दौरान भी मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया कि तुम आखिरकार सच बोलोगे, और अब मुझे पता चलता है कि एक बार फिर। गजेल ने वेस्टर को जो भाव दिखाया उसे लगभग दयालुता कहा जा सकता था। राजा के शब्द सबसे तेज तलवारों की तरह मंत्री के आर पार हो गए। इन्हें देखो। राजा ने 2 चीज़ों की ओर इशारा किया जो उसके एक सेवक ने निकाली। वेस्टर खाली आंखों से उन्हें देखने लगा। एक गोला था जिसमें एक तरल पदार्थ भरा था जिसे उसमें पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा एक लंबी तलवार थी। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? वो तरल पदार्थ वेस्टर के लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन लंबी तलवार उसे याद थी। काइजिन उसे लाया था। तुम उसे समझाओ, राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया। वेस्टर को पूरी तरह से समझने में काफी समय लगा। वो तरल पदार्थ जीवन को फिर से बनाने वाला अमृत था। हिपोकुटे जड़ी बूटियों के रस का लगभग एकदम सही अर्क, एक तथाकथित फुल पोषण, जिसका नाम उसकी चमत्कारी रिकवरी गुणों के कारण रखा गया था। बोनो के पास सबसे अच्छी तकनीक थी, लेकिन वो जो सबसे शुद्ध अर्क बना सकते थे वो 98% तक ही पहुंच पाया। इससे वो केवल हाई पोषण जितना ही असरदार था। इस बीच ये तरल 99% था। वेस्टर का चेहरा शौक से टेढ़ा हो गया। उसे जानना था उन्होंने इस स्तर को उत्पादन करने के लिए क्या किया, लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाता, सेवक के पास उसके लिए और भी चौंकाने वाली खबर थी। लंबी तलवार में मैजेस्टील का एक कोर था जो पहले से ही ब्लेड के बाकी हिस्से में फैल रहा था। असंभव। वो प्रक्रिया 10 साल की अनुकूलन प्रक्रिया के बाद ही शुरू होती है। शौक से वेस्टर का दिमाग चकरा गया। अगर ये सच था, राजा ने कहा, ये दोनों चमत्कार उस कीचड़ की वजह से हुए थे, और तुम्हारे बर्ताव की वजह से हमने उस जीव से अपना रिश्ता खो दिया है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अब वेस्टर को अपने राजा के गुस्से की पूरी गहराई का एहसास हुआ। सच में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं है मेरे मालिक। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब उसे ये अच्छी तरह पता चल गया था कि उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया है। वो बस अपने राजा की सेवा करना चाहता था, उनका भरोसा जीतना चाहता था, बस यही। मुझसे गलती कब हुई? जब मैं काइजिन से जलने लगा या उससे पहले? उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उसने राजा के भरोसे को तोड़ा था। मैं समझ गया। उस मामले में वेस्टर, मैं तुम्हें महल में आने से मना करता हूँ। मुझे दोबारा अपने सामने मत दिखना। मैं तुम्हें ये कहकर छोड़ रहा हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। उसकी बातें सुनकर वेस्टर खड़ा हुआ और अपने मालिक को झुककर प्रणाम किया। फिर वो चला गया, अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा भुगतने के लिए। जैसे ही वो गया, एक गार्ड आगे भागा और वेस्टर के साथी के तौर पर काम कर रहे प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया। राजा उन्हें दूर से देखता रहा। उसने अपनी आंख के कोने से देखा।
मेरे डार्क एजेंट, उस कीड़े की हरकतों पर नज़र रखो, उसे अपनी नज़र से ओझल मत होने देना, कभी नहीं। आमतौर पर कम बोलने वाले राजा के इस जोरदार आदेश ने चेंबर में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मेरी जान की कसम मेरे मालिक, डार्क एजेंट ने गायब होने से पहले कहा। राजा ने मन ही मन सोचा, वो कीड़ा कौन था? निश्चित रूप से एक तरह का मॉन्स्टर था। तो क्या इस लेवल के मॉन्स्टर छोड़े जा रहे थे? उसके हीरो वाली सहज बुद्धि उसे एक ऐसा एहसास दे रही थी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उस पर भरोसा करके उसने कार्यवाही करना शुरू कर दिया। रिगुर और गैंग सब जंगल के किनारे सुरक्षित थे। इस सब के बीच हमने शहर में कुल 5 दिन बिताए, लगभग जैसा हमने सोचा था। चीज़ें पूरी तरह प्लान के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन हमने मोटे तौर पर वही किया जो हमने करने का सोचा था। बुरी बात यह है कि हम शहर में फ्री गिल्ड नहीं जा पाए। ये मुझे एक एडवेंचरस क्लब जैसा लगा, ठीक वैसी जगह जहाँ 1-2 दूसरी दुनिया के लोग घूमते होंगे। बॉनो के मशहूर सोने का काम और कवच भी देखना अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ यहाँ बहुत सारे मास्टर कारीगर थे। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। और हाँ, मेरे पास अभी भी 20 सोने के सिक्के थे। बढ़िया। मैंने काइजन और उसके बेचारे दोस्तों को गॉब्लिन से मिलवाया। हम सभी कुछ समय तक साथ काम करने वाले थे, इसलिए मैं अच्छी शुरुआत करना चाहता था। अब सोचता हूँ तो मुझे बॉनो में ज़्यादा नस्लवाद नहीं दिखा, कम से कम उनमें से ज़्यादातर में। हम सभी की आधी मैजिकल ओरिजिन को देखते हुए मुझे लगता है कि ये समझ में आता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि हम किसी दिन फिर से उनके रास्ते में आएंगे। अब हम लगभग जाने के लिए तैयार थे। एक समस्या ट्रांसपोर्ट की थी। रंगा बेशक अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे कि मेरा उस पर चढ़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैंने उसे समझाया कि मुझे कुछ समय के लिए उसका पूरा 15 फीट का साइज चाहिए, ताकि हम 3 भाइयों में से 2 को उसकी पीठ पर बिठा सके। रंगा को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और जमीन पर बैठ गया। उसने नए आए लोगों को ऐसे घूरा जैसे वो उन्हें खा जाएगा और सबकी बहुत सारी परेशानी बचा लेगा। बॉने लगभग डर के मारे उछल पड़े। जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था, तब भी वो एक साथ चिल्लाए थे, गाह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और इसी तरह। या तो ये उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई रूटीन थी, या रंगा सच में उन्हें इतना डराता था। कुछ तो था जो मैं कर सकता था। रुको रंगा, मैंने पहले तुम लोगों में से एक में बदलने की कोशिश की थी, और मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन बॉनों को अपने ऊपर चढ़ने दो, ठीक है? उसका सिर तुरंत ऊपर उठा। मैं समझ गया मेरे मालिक। काइजिन और गार्म, 3 भाइयों में से सबसे बड़े, मेरी पीठ पर बैठेंगे। रंगा डोल्ड और मिल्डो को लेगा। एक बार जब वो बैठ जाएंगे तो मैं उन्हें टिकाए रखने के लिए कुछ चिपचिपा धागा बना दूंगा। ये लोग अपनी पीक पर लगभग 50 की स्पीड से दौड़ते थे। इस मोटरसाइकिल फ्री दुनिया में ये अनुभव शायद उन्हें बेहोश कर देगा। मुझे नहीं पता था कि मैं उस स्पीड को संभाल पाऊंगा या नहीं, या मैं ऐसा करना चाहता था या नहीं। अब मेरी बारी। मिमिक, टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ। अद्भुत, आपकी शानदार ताकत की कोई सीमा नहीं है मेरे मालिक। हाँ, मुझे यकीन है, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम भी जल्द ही ऐसे ही दिखोगे। हम आपकी ऊंची उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे मालिक। रंगा की आंखों में जीवन के इस नए मिशन को लेकर चमक आ गई। बाकी टेम्पेस्ट बेड़िए भी उतने ही उत्साहित हो गए। सैनिकों को थोड़ा मोटिवेट करना हमेशा अच्छा होता है। तो मैं काइजिन और गार्म की ओर मुड़ा ताकि वो चढ़ सके, और ये अजीब है, ये सब बेहोश है और मुंह से झाग निकल रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं वैसे? कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ये प्रैक्टिस काम आएगी। मेरी पीठ से थोड़ा चिपचिपा धागा और सभी को ऊपर खींचकर मजबूती से जगह पर रख दिया गया। सफलता। बेहोश बौने अच्छे ट्रैवलिंग साथी नहीं बनते, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े। वैसे मेरा इरादा आराम से चलने का था, लेकिन मैंने खुद को 60 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा की स्पीड से जाते हुए पाया। शायद ये अच्छा ही था कि मेरे यात्री ये देखने के लिए जागे नहीं थे। अगर वो जागे होते तो हमारी स्पीड से उनका खाना बाहर आ जाता। मैंने रंगा की पीठ पर डोल्ड और मिल्डो को पीछे देखा। उनमें थोड़ी ज्यादा हिम्मत थी, या मुझे लगा कि उनमें थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बस आंखें खुली रखकर बेहोश थे। मेरी संवेदनाएं। बॉनो को दिमाग से निकालकर मैं घर वापस जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ा। कम से कम अगर वो बेहोश होते तो अपनी जीभ नहीं काटते या ऐसा कुछ नहीं करते। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं वैसे भी इस चीखने वाली मशीन के बीच में जागना नहीं चाहता। ये सबके लिए बेहतर होगा कि वो सब खत्म होने तक सोए रहें। मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा बेशक, लेकिन और इसी बात पर, रिगुर, क्या तुमने कभी काले भेड़िए को सफलतापूर्वक बुलाया है? पहले मैंने नहीं किया सर रिमुरु, ये मानते हुए मुझे शर्म आ रही है। उसने नहीं किया था,
और ये दूसरे गॉब्लिन्स के लिए भी निराशा की बात थी, और उनके भेड़ियों के साथियों के लिए भी। तो सिर्फ गोबटा ही क्यों? सच में? क्योंकि मुझे लगता है कि गोबटा ने कर लिया। क्या? गोबटा? क्या ये सच है? हाँ, मैंने आवाज़ दी और वो मेरे लिए आ गया। अब सबकी और हर कुत्ते की आंखों में लड़ने का जज्बा था। ये नामुमकिन नहीं है, रिगुर ने सोचा। गोबटा इतना मजबूत है कि उसने एक बार पैदल ही ड्वार्फ किंगडम की यात्रा पूरी की थी। ओह ठीक है, मुझे लगा कि वो एक बेवकूफ़ है, लेकिन लगता है कि वो मुश्किल समय में काम का था। वो बेवकूफ़ तो था ही, लेकिन बेकार नहीं था। जंगल में 4 महीने की यात्रा करना और ज़मीन से खाना ढूंढकर जिंदा रहना कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता था। उसे रास्ते में राक्षसों से भी निपटना पड़ा था, भले ही वे कमज़ोर रहे हों। मैंने गोबटा को अपनी अंदरूनी लिस्ट में कुछ पायदान ऊपर कर दिया। वो शायद जल्द ही वापस नीचे गिर जाएगा। रात होने पर हमने कैंप लगाने का फैसला किया। मैं बिल्कुल भी थका नहीं था, लेकिन बाकी सबको आराम की ज़रूरत थी। इस बीच मैं अपनी काबिलियत टेस्ट कर सकता था। एक टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ कम से कम शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था। मैं सचमुच अपने अंदर ताकत महसूस कर सकता था। बस एक हल्की सी छलांग और मैं आसमान में बहुत ऊपर था। ज़मीन पर मैं अपनी तेज़ दौड़ से किसी भी रास्ते को चीर देता था। कुछ तेज़ रिफ्लेक्सेस भी थे और ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इस रूप का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ था। अब तक मेरी ज़्यादातर लड़ाइयों में मैंने कुछ वाटर ब्लेड निकालकर उन्हें ख़त्म कर दिया था। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अगर हालात ख़राब होते तो ताकत और रिफ्लेक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले थे। इस मामले में टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ के पास लगभग वो सब कुछ था जो मैं चाहता था। सेज की सपोर्ट से ये भेड़िया शायद उस गुफा के काले सांप को बिना किसी स्किल के तुरंत मार सकता था। मुझे शहर में पता चला था कि छिपकली की रैंक B- थी, और वहाँ से मैंने सेज की सिम्युलेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि बाकी सब उसके मुकाबले कैसे थे। इसने मुझे बताया कि काला सांप तो A भी नहीं था, और मैं एक साथ उन 10 कन खजूरों को हरा सकता था, तो मैं A- या उसके आसपास होऊंगा। ठीक लगता है। एक टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ जो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, वो काले सांप से ज़्यादा ताकतवर होगा। हालांकि वो शायद एक साथ 10 को नहीं मार पाएगा। हालांकि उस अजीब डार्क लाइटनिंग स्किल के बारे में भी सोचना था। मेरी इंस्टिंक्ट ने मुझे बताया कि वो बहुत असरदार होगी, इसलिए मैं पहले इसे स्लाइम फॉर्म में टेस्ट करूंगा। इससे ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी ताकि मैं इसे देख सकूं। जो डार्क लाइटनिंग मैंने छोड़ी, वो आइए इसे अकल्पनीय कहें। एक चमक हुई, जिसके बाद बिजली के कड़कड़ाहट की बहुत तेज़ आवाज़ आई। नदी के किनारे का बड़ा पत्थर जिसे मैंने निशाना बनाया था, वो गायब हो गया था, छोटे छोटे कंकड़ों में बदल गया था। मैं देख सकता था कि बिजली की किरण रोशनी से भी तेज़ गति से नीचे गिर रही थी, लेकिन उसकी भयानक शक्ति को खुद देखकर मैं हैरान रह गया। उम्मीद से कहीं ज़्यादा। है चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत फैसला किया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस थोड़ी सी बिजली का तूफान था। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, इसे बाद के लिए सील कर देते हैं, जैसे सांप की जहरीली सांस। बेहतर होगा कि मैं इसे तब तक बचा कर रखूं जब तक मुझे ये न पता चल जाए कि अपने हमलों की ताकत को थोड़ा कंट्रोल कैसे करना है। इसके अलावा इसमें मेरी बहुत सारी अंदरूनी जादुई शक्ति खर्च हुई थी, इसलिए मुझे जल्द ही चीज़ों को एडजस्ट करना सीखना होगा। इसे ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकना है। लड़ाई के बीच में मेरी जादुई शक्ति खत्म हो सकती है। हालांकि उस बिजली के हमले की रेंज को देखते हुए ये भविष्य में एक अच्छा हथियार साबित हो सकता है। टूटे हुए पत्थर के चारों ओर 20 गज का पूरा इलाका अब बहुत गर्म और कांच जैसा हो गया था। सोचने वाली बात है। रिगुर ने बकिज़्ज़त ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, कुछ हॉबगॉब्लिन्स को तुरंत वहां भेजा। मैंने उन्हें बताया कि ये बस एक आवारा बिजली का झटका था। दोस्तों, आपकी नींद खराब करने के लिए सॉरी। मुझे ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किसी ऐसी जगह पर करने होंगे जहां मैं शांति से काम कर सकूं। थोड़ी साउंड प्रूफिंग भी अच्छी रहेगी, नहीं तो अपनी पूरी ताकत दिखाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मेरे पास काम करने के लिए कुछ और डेटा था। मैंने अपने मन में सिमुलेशन को दोबारा चलाया। नतीजों के अनुसार मेरे कंट्रोल से बाहर एक टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ डार्क लाइटनिंग का उपयोग करके शायद एक साथ 10 काले सांपों को मार सकता था, जिसका मतलब था कि हमला शायद A रैंक से ऊपर था। A रेटिंग का पैमाना एक छोटे शहर को तबाह करने की क्षमता थी। दूसरे शब्दों में, आपदा स्तर। शहरी इलाकों के आसपास उस ट्रांसफॉर्मेशन से बचना ही बेहतर है। मेरी एक्सपेरिमेंट सुबह तक जारी रहे, हालांकि बहुत ज्यादा शांति से। अगले दिन मैंने रिगुर और उसके लोगों को नाश्ता संभालने दिया। गॉब्लिन का खाना काफ़ी सिंपल था, बस गर्म करो और खा लो। ये कोई बढ़िया खाना नहीं था, हालांकि मैं इसका स्वाद नहीं ले सकता था।
अगर मुझे कभी वो इंद्रिय वापस मिल रही तो मुझे उन्हें ये सिखाना होगा। मुझे लगता है कि उन्हें बारीकियों के बारे में बताना होगा। ऐसा खाना जिसका इंतजार किया जा सके, वो एक उन्नत संस्कृति की ओर पहला कदम है। लेकिन क्या ये गॉब्लिन सचमुच संस्कृति के आदी हो पाएंगे? मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन मैं हर मुमकिन चीज़ आजमाना चाहता था। अगर हम खाना बनाने में ही अटक गए तो ये एक बुरी शुरुआत होगी। बॉने, जो आंशिक रूप से स्प्राइट थे, बहुत लंबी उम्र जीते थे। गॉब्लिन, जो आंशिक रूप से जादू से पैदा हुए थे, कुख्यात रूप से कम उम्र जीते थे। विकास या शायद रहने की स्थितियों ने दोनों के बीच काफी बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। मैं कभी कभी सोचता था कि क्या ये गॉब्लिन सचमुच विकास की सीढ़ी में एक कदम नीचे है। हॉबगॉब्लिन, जो अगला कदम ऊपर थे, मुझे बॉनो के मॉन्स्टर वर्जन जैसे लगते थे। जैसे वो एक तरह से अपने पूर्वज मूलों में लौट आए थे और उनके पास बहुत ज्यादा जादुई शक्ति थी। मुझे पक्का नहीं पता था, लेकिन मैंने सोचा कि विकास ने उनकी उम्र के लिए भी चमत्कार किया होगा। फिर भी वे सबसे ज्यादा काम के नहीं थे, और मॉन्स्टर और परियों के बीच एक बड़ा अंतर था। लेकिन फिर भी बॉने अपनी तरफ से शायद एल्व्स, जो एक दूसरी स्प्राइट जाति है, की तुलना में मॉन्स्टर से ज्यादा करीब से जुड़े थे। शायद इससे इन दोनों जातियों को भी साथ रहने में मदद मिलेगी। जैसे ही मुझे अचानक कुछ और याद आया, मैंने इसे उठाने का फैसला किया। काइजन, मुझे पता है कि मैं पूछने में थोड़ी देर कर रहा हूँ, लेकिन तुम इससे ठीक हो ना? तुम उस राजा का बहुत सम्मान करते थे ना? ओह, वो, हाँ, करता था। ऐसा कोई बौना जिंदा नहीं है जो उनका सम्मान न करता हो। सोचो कि तुम्हारी रात की परियों की कहानियों का हीरो तुम्हारा असली राजा हो। ये सोचने की एक दिलचस्प बात थी। पुराने समय के पौराणिक हीरो जो अभी भी जिंदा थे और राजा के तौर पर अपने लोगों की रक्षा कर रहे थे। इससे मुझे उनके लिए काफी इज्जत बनाने में मदद मिलेगी। हाँ, मैं उनका साथ देना चाहता था। ये आदर्श राजा, जो हमेशा सही काम करता था और कभी गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। मैंने सोचा कि उसे उस आदर्श को असलियत में बनाए रखने के लिए कितना कुर्बान करना पड़ा होगा। एक तरह से ये डरावना था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वैसा लीडर बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। यही वजह थी कि लोग उस पर विश्वास करते थे। क्या मैं इसके लिए तैयार था? मैं कमोबेश इस गॉब्लिन गांव का मालिक बन गया था। लेकिन उसके बाद क्या? ठीक है, तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ काइजिन, तुम मेरे साथ क्यों आए? अगर तुम राजा के पास वापस चले जाते तो क्या ये तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे अच्छी बात नहीं होती? है। अच्छा, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सेंसिटिव होना रिमुरु। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये मजेदार लग रहा था। ये बस इंस्टिंक्ट थी, तुम्हें पता है, जैसे अरे ये बंदा बाहर जाकर कुछ करने वाला है। यही वो वजह थी जिसकी मुझे जरूरत थी। तुम्हें पता है? हाँ, शायद। ठीक है, वो सही कह रहा है। ठीक है, अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए काफी मशहूर हूँ। ये सच था। मैंने खुद से अपने आप कुछ नहीं किया। मैंने सब कुछ दूसरों पर छोड़ दिया। लेकिन मैं मदद करना चाहता था, जिस पर भरोसा किया जा सके। मैं वैसा इंसान बनना चाहता था जो ये सब मैनेज कर सके। ओह, मुझे पता है, काइजिन ने कहा। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। 2 दिन बाद हम समय पर गांव पहुंच गए। मिशन पूरा हुआ। टैप टैप टैप। किले में शांत कदमों की आवाज गूंज रही थी। डेमन लॉर्ड पहले ही भाग चुका था, अपने किले को पीछे छोड़कर। मैं पीछे पहरा दे रहा था, एक बलि का बकरा। उसने मेरा इस्तेमाल आखिर तक एक औजार की तरह किया। रास्ते में मुझे जरा भी भावना नहीं दिखाई। मुझे लगता है उसने मुझ पर जो एकमात्र दया दिखाई वो तब थी जब उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। क्या मैंने इसके लिए उससे नफरत की? सच कहूं तो मुझे पक्का नहीं पता था। क्या ये इफ्रिट, ऊंचे दर्जे के आग के एलिमेंटल की मर्जी थी जिसने मुझे उसकी सेवा करने पर मजबूर किया, या ये मेरी मर्जी थी? मुझे अब भी नहीं पता, और मुझे बलि का बकरा बनने में ज्यादा बुरा नहीं लगा। अब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि ये किला किसी तरह की एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी थी। हालांकि इसे छोड़ने से डेमन लॉर्ड की नज़रों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मुझे जो बात समझ नहीं आई वो ये थी कि मुझे यहाँ छोड़ने के पीछे उसका क्या मकसद था। मैं आने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ने के बजाय पीछे हट सकता था, लेकिन उसने मुझे रुकने का आदेश दिया। हो सकता है उसके मन में कोई प्लान हो, लेकिन उसके विचार मेरे लिए एक रहस्य बने रहे। जो आया वो एक तथाकथित हीरो था। उसके लंबे गहरे चांदी जैसे बाल सिर के पीछे बंधे थे और उसके हल्के इक्विपमेंट एक जैसे काले रंग के थे। उसकी खूबसूरती डेमन लॉर्ड की बराबरी करती थी। एकमात्र अंतर ये था कि वो एक औरत थी, एक जवान औरत। जिस पल मैंने उसे देखा, मैं समझ गया मेरे जीतने का कोई चांस नहीं था।
लेकिन मैं उससे आखिर तक लड़ना चाहता था, एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि आग की शक्तियों वाले एक जादू से पैदा हुए जीव के तौर पर। मैंने सोचा ये कम से कम मैं कर सकता हूँ, इतने समय तक जिंदा रहने के पाप का प्रायश्चित करने के लिए। मेरी गाढ़ी आग की तलवार को हीरो की अपनी तलवार ने आसानी से रोक दिया। मेरा हथियार तेज गर्मी से जल रहा था, जो किसी भी चीज को चीर सकता था, और उसकी साधारण मुड़ी हुई तलवार ने उसे रोक दिया। इससे मुझे अपनी आंखों पर शक हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि ये उसकी तलवार से ज्यादा उसे चलाने वाले की शक्ति थी। डेमन लॉर्ड के भरोसेमंद काले नाइट के तहत ली गई ट्रेनिंग की वजह से मैंने तलवारबाजी में कुछ महारत हासिल की थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जो इफ्रिट ने कभी सीखा हो। मुझे याद है कि नाइट ने मेरी कितनी तारीफ की थी। उसने कहा था कि ये सब मेरा अपना टैलेंट है। मैजिक बॉर्न होने के नाते मैं फिजिकली इतना मजबूत था कि लियोन की गार्ड्स की ऊपरी रैंक में शामिल हो सकता हूँ। साथ ही मैंने ब्लैक नाइट की गाइडेंस में तलवार चलाने की स्किल्स में महारत हासिल कर ली थी। ये इफ्रिट की पावर से कहीं ज्यादा था, जिसने मुझे डेमन लॉर्ड का इतना करीबी बना दिया था। और फिर भी मैंने जो कुछ भी किया उसका हीरो पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने जिन हमलों और वारों को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी, उन्हें उसने बिना किसी कोशिश के रोक दिया। हमारी तलवारें सच में टकराने से पहले ही उन्हें धीरे से एक तरफ कर दिया गया। यहाँ तक कि जब इफ्रिट की जलती हुई लपटों ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया, तब भी हीरो शांत रही। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद नहीं आई। जैसा कि मैंने पहली बार सोचा था, वो अस्तित्व के बिल्कुल अलग लेवल पर थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि इफ्रिट मेरे शरीर में सो रहा है, बहुत ज्यादा मैजिक्यूल्स इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट। लड़ना जारी रखना नामुमकिन था। मैं हार गया, एक भी वार करने में नाकाम। मैं जमीन पर गिर गया। इस बात का यकीन था कि मैंने डेमन लॉर्ड का एहसान चुका दिया है। मैं चाहता था कि मैं थोड़ी देर और जिंदा रहूं, लेकिन मुझे शक था कि कोई हीरो मुझ जैसे मैजिक बॉर्न पर कभी दया दिखाएगी। तुम्हारा हो गया? मैंने उसे कहते सुना। तुम यहाँ क्यों हो? ये थोड़ा हैरान करने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि अगले ही पल मौत आ जाएगी। मैंने अपना सिर उसकी तरफ उठाया। हीरो बुराई का शिकारी था और मैं उसका दुश्मन था, एक मैजिक बॉर्न। अगर वो मुझे अभी मार देती तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। उसकी किस सनक ने ये सवाल पूछने पर मजबूर किया? डरते डरते मैंने अपना मुंह खोला। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे इस दुनिया में कैसे बुलाया गया, मैं अब तक कैसे रहा, मैंने क्या किया था। ये मेरा स्वार्थीपन था। मैं अब एक मैजिक बॉर्न था। मुझे कोई हक नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि कोई मुझ पर विश्वास करेगा। लेकिन ये सच था। किसी का मुझ में दिलचस्पी लेना और मेरी कहानी सुनना मुझे खुश करता था। इसने इस बात का पक्का सबूत दिया कि मैं इतने समय तक जिंदा रहा था। मैं सीना चौड़ा करके दुनिया को बता सकता था कि मैं जिंदा रहा था, भले ही वो सिर्फ किसी की यादों में हो। मैं यही करना चाहता था। मुझे शक था कि कोई हीरो कभी किसी मैजिक बॉर्न की कहानी पर विश्वास करेगी, लेकिन ये ठीक था। अगर मैं बस उसकी याद में रहने के लिए एक जगह बना लेता तो काम बन जाता। और फिर भी अब सब ठीक है, तुमने बहुत कुछ सहा है। उसने मेरा यकीन कर लिया। उसकी बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगले पल मैं उससे लिपटकर रो रहा था। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार जब मैंने किसी के सामने अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर की तो मुझे राहत मिली। आखिरकार मैं हीरो की देखरेख में आ गया। मेरे जलने के निशान देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। मुझे उनकी आदत हो गई थी। जिस तरह से वो मेरे आधे शरीर पर फैले हुए थे, ये इस बात का सबूत था कि मैं जिंदा हूँ। हीरो ने उन्हें ठीक करने के लिए हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऐसा लगा कि इसका कोई असर नहीं हुआ। इफ्रिट के साथ जुड़ने से मेरा शरीर अपनी मौजूदा हालत में स्थिर हो गया, निशानों के साथ। उसने एक पल सोचा, फिर एक बैग से एक सुंदर मास्क निकाला। जानते हो, ये मास्क तुम्हारी मैजिक के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ाने में मदद करता है। तुम इसका इस्तेमाल इफ्रिट को अपने अंदर काबू में रख सकते हो। उसने उसे प्यार से सहलाया, फिर मुझे दे दिया। जैसे ही मैंने मैजिक रेजिस्टेंस का मास्क पहना, उसने मेरे अंदर इफ्रिट को रोक दिया और मेरे शरीर पर जलने के निशान छिपा दिए। और बस इतना ही नहीं था, इफ्रिट की मर्जी अब मुझ पर हावी नहीं थी, इसलिए सालों से दबे हुए सारे इमोशंस तुरंत मेरे अंदर से बाहर आ गए। अकेलेपन का दर्द, मैजिक बॉर्न होने का डर, अपने पहले दोस्त को मारने की गहरी शर्म, इस न्याय रहित दुनिया के लिए मेरे मन में भरी नफरत। उस मास्क को पहनने से मुझे वो इमोशंस वापस मिल गए जिन्हें मैंने सोचा था कि मैंने अपने बचपन के साथ छोड़ दिया था। हीरो ने मुझे तब तक कसकर पकड़े रखा जब तक मैं शांत नहीं हो गई। मुझे याद है कि मैं उसके बाद कुछ समय के लिए कितनी डरी हुई थी। इतनी डरी हुई कि मैं हीरो के अलावा किसी से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की।
उसने मेरे साथ बहुत प्यार से व्यवहार किया और धीरे धीरे उसने मेरे दिल के चारों ओर की रस्सियों को ढीला किया, मुझे सिखाया कि दूसरों से फिर से कैसे बात करनी है। मैं जहां भी हीरो जाती थी उसके साथ जाती थी, खुद को एक पूरे शरीर के चोगे में छिपाकर। मैं हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी, इस डर से कि वो मुझे पीछे छोड़ देगी। ये लगभग तब की बात है जब मुझे एडवेंचरर्स की सोसाइटी से मिलवाया गया। मैं, जैसा कि उस समय दूसरे लोग कहते थे, एक शांत लड़की थी जो हमेशा अपना चेहरा मास्क से ढके रखती थी। एक ऐसी लड़की जो कभी हीरो की परछाई से बाहर नहीं निकलती थी। एक बेकार बोझ। एक दिन सोसाइटी में मेरे साथ कुछ हुआ जहां मैं हीरो के साथ कई बार गई थी। एक आदमी ये देखकर चिंतित हुआ कि मैं कैसे उसके सभी मॉन्स्टर मारने के कामों में उसके साथ शामिल होती हूँ। उसने कहा, क्या वो मास्क वाली बच्ची एक लड़की है? क्या आपको नहीं लगता कि उसे इस बार यहीं रहना चाहिए? ये खतरनाक होगा। मैं बस इस विचार से कांप उठी। उस समय हीरो इस ग्रह पर एकमात्र व्यक्ति थी जिस पर मैं भरोसा करने की हिम्मत जुटा सकती थी। हीरो मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उससे अलग होने का विचार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन था कि अगर बड़ों को पता चला कि मैं मैजिक बॉर्न हूं तो वो मुझे मार डालेंगे। कम से कम इतनी समझ तो मुझ में थी। हीरो ने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी। सब ठीक हो जाएगा, उसने दिलासा देते हुए कहा। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तुम भी एक मजबूत लड़की हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मैं हीरो की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था और मुझे पता था कि ये हमेशा ऐसे नहीं चल सकता। जिस तरह से वो बात करती थी उसमें भी हमेशा आत्मविश्वास झलकता था। इससे मुझे विश्वास हो गया कि वो जो कुछ भी कहती थी वो सच था। फिर उस दिन मैं उससे एक अजीब सी शांति के साथ अलग हुआ। सोसाइटी के फ्रंट डेस्क के बगल में वेटिंग रूम में मैंने पढ़ाई शुरू की। लगभग उसी समय मुझे पता चला कि मैं ब्लूमंड के राज्य में था। मुझे पता चला कि जूरा के जंगल के आसपास कई दूसरे देश भी थे। और बस इतना ही नहीं, जब वे सोसाइटी के मामलों को नहीं संभाल रहे थे तो वहां के कर्मचारी मुझे अंक गणित, साथ ही कई अलग अलग लिखने की प्रणालियां भी सिखाते थे। मैं आसपास के देशों के बारे में बात करते हुए आने जाने वाले एडवेंचरर्स को ध्यान से सुनता था। इन दूसरे राज्यों और उनके बीच शक्ति के संतुलन के बारे में मेरा ज्ञान शुरुआत में कम था, लेकिन फिर भी मुझे एक कामचलाऊ समझ मिल गई। मुझ जैसे किसी के लिए जिसने शायद ही कभी स्कूल के अंदर देखा हो, सोसाइटी मेरी सीखने की जगह बन गई। मैंने जादू भी सीखा। सोसाइटी में जादूगर, तांत्रिक, जादूगर और मंत्रमुग्ध करने वाले, साथ ही कई अन्य लोग रहते थे जो जादुई मार्गों में माहिर थे। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उनसे दोस्ती की और उन्होंने बदले में मुझे दुनिया के रहस्यों के बारे में सिखाया। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें से बहुत कुछ मुझे समझ से परे लगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी एलिमेंटल स्पिरिट से डील करना सीखने की। इफ्रिट, एक हाई लेवल एलिमेंटल, मेरे साथ मिल गया था। जाहिर है इससे मैं उसके साथ समझौता किए बिना उसकी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन याद रखें, मेरे पास अब भी मेरा मैजिक रेजिस्टेंस का मास्क था। सावधानी से मैंने इफ्रिट तक पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश की। जल्द ही मुझे अपने शरीर पर बोझ न डाले उसकी स्किल्स को इस्तेमाल करने के तरीके मिल गए। इसी बीच मुझे आग का विजेता के नाम से जाना जाने लगा। मैं एक एलिमेंटलिस्ट था, आग और एक्सप्लोसिव जादू की कलाओं में माहिर था, और मैं इतना बड़ा हो गया कि अब कोई भी मेरे हीरो के साथ एडवेंचर पर जाने के बारे में चिंता नहीं करता था। असल में अब उसने मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, एक यात्रा साथी के रूप में नहीं बल्कि एक पूरे पार्टनर के रूप में। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसकी मदद करने के लिए इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी ताकि जिस औरत ने मेरी जान बचाई थी वो मुझे पहचान ले कि मैं कौन हूँ। सारी मेहनत रंग लाई, जिंदगी अच्छी थी। हालांकि कई साल बाद हीरो एक सफर पर चली गई, मेरे बिना। मुझे नहीं पता था क्यों। हीरो के भी अपने मकसद रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे मेरे थे। मैं भी किसी दिन खुद सफर पर निकलने वाला था, इसलिए मुझे इस बारे में शिकायत करने का कोई हक नहीं था। क्या वो उस दानवराज को मारना चाहती थी जिसकी मैं सेवा कर? क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, इस सोच ने मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। उसके जाने के बाद मैंने कई देशों में घूमना जारी रखा। मैं लोगों की ज़रूरत के समय उनकी मदद करना चाहता था, जैसा कि उसने किया था। चाहे ये इफ्रित का मुझ पर असर था या नहीं, मेरा शरीर 16 या 17 साल की उम्र में बढ़ना बंद हो गया था। मुझे लगा कि ये किसी दानव राजा का श्राप था, लेकिन फिर भी ये सफ़र में मेरे काम आया। बहुत सारे एडवेंचरर दूसरे लोगों के गंदे काम करने का धंधा करते थे। जंगल में दुर्लभ पौधे खोजना, राक्षसों को मारना और उनसे उपयोगी चीज़ें निकालना वगैरह। ये एक ऐसा काम था जिसमें आमतौर पर बड़े, भारी भरकम शरीर और उतनी ही उभी हुई मांसपेशियां होती थीं।
जबरदस्त ताकत से दूसरों से इज्जत और भरोसा मिलता था, क्योंकि इसका मतलब था कि कोई ऐसे काम में अपना बचाव कर सकता है जो जिंदगी और मौत के बीच की लाइन पर होता था। एडवेंचरर्स की सोसाइटी ऐसे लोगों को आकर्षित करती थी जो आज़ाद जिंदगी जीते थे और किसी एक देश से बंधे नहीं थे। अगर वे किसी राक्षस से लड़ते हुए घायल हो जाते थे तो वे किसी भी सरकार से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते थे। देशों के पास पहले से ही अपनी रक्षा के लिए नाइट की सेनाएं थी, उन्हें किसी गंदे एडवेंचरर की मदद की जरूरत नहीं थी। कभी कभी कोई स्थानीय राजा अपनी जमीन या गांवों से किसी राक्षस को भगाने के लिए उनकी मदद मांगता था, लेकिन देशों और एडवेंचरर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई औपचारिक सिस्टम नहीं था। इसका मतलब था कि देश केवल उतनी ही दूर तक फैल सकते थे जितनी दूर तक उनकी सेनाएं शारीरिक रूप से रक्षा कर सकती थी। एक जंगली जमीन में सभ्यता के छोटे छोटे हिस्से। कई बार ऐसा होता था जब शहरों पर शक्तिशाली राक्षसों का हमला होता था, 3 सिर वाले सांप, पंखों वाले शेर वगैरह। जब भी ये तथाकथित आपदाएं किसी बस्ती के पास आती थी तो वे पूरे पैमाने पर युद्ध जितनी ही घबराहट पैदा करती थी। बेशक कोई उम्मीद कर सकता है कि सरकारें सहयोग करेंगी और ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनाएंगी जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हों, और ऐसे समझौते मौजूद थे, लेकिन ऐसी मदद हमेशा हालात स्थिर होने के बाद ही मिलती थी। इस बीच उस राक्षस को हराना देश की अपनी जिम्मेदारी मानी जाती थी। यही वजह थी कि शहर में रहने वालों को पूरे अधिकार दिए जाते थे, जबकि दूसरों को दीवारों के आसपास के खतरनाक इलाकों में बनी बस्तियों में गुजारा करना पड़ता था। ऐसे लोग आखिरकार लूटपाट और शोषण की जिंदगी के आदी हो गए। उनमें से जो ज्यादा मजबूत थे, उन्होंने खुद को बचाने के तरीके के तौर पर एक एडवेंचरर का करियर चुना। अमीर और गरीब के बीच दौलत का फासला तेजी से बढ़ गया। ये ऐसी दुनिया थी जहां कमजोरों का कोई सहारा नहीं था। मैं उनकी रक्षा करना चाहता था, ठीक उसी हीरो की तरह जिसने मुझे वो मुक्ति दी थी जिसकी मैंने इतनी गहराई से उम्मीद की थी। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो मैं अपने डेमन लॉर्ड से अलग नहीं होता। इसलिए मैंने कमजोरों का साथ देने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत की, और धीरे धीरे लोग मुझ पर भरोसा करने लगे, मुझे हीरो कहने लगे। एक ड्रैगन ने शहर पर हमला किया जिसकी ताकत पूरी सेना के बराबर थी। बिल्कुल एक आफत क्लास का दुश्मन। ब्लूमंड ने तुरंत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और देश को हाई अलर्ट पर डाल दिया। मैं उन कई लोगों में से एक था जिन्होंने मुझे भर्ती किया था। आमतौर पर हर कुछ सालों में एक आफत क्लास का मॉन्स्टर मिलता था, लेकिन ये अलग था। कोई भी हल्की फुल्की चोट ड्रैगन को परेशान नहीं कर सकती थी, और देश की नाइट कॉप्स इतनी कमजोर थी कि कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैंने खुद इस कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरी तलवार ऐसे दुश्मन के सामने कुछ नहीं कर सकती थी, और मैं शायद ही कोई बड़ा खतरा था। अगर कुछ नहीं किया गया तो आखिरकार हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। इसलिए मैंने इफ्रिट को बुलाने का फैसला किया जो इतने समय से मेरे शरीर के अंदर सो रहा था। ड्रैगन की पत्थर पिघलाने वाली सांस ने मेरे शरीर को घेर लिया, लेकिन क्योंकि मैं इफ्रिट के साथ मिल गया था इसलिए ये सिर्फ एक हल्की हवा की तरह लगा। जब तक उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी सांस से बेअसर हूं, कि मैं एक ऐसी ताकत हूं जिससे डरना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथों से सफ़ेद गर्म लपटों की लहरें निकली और ड्रैगन के भागने से पहले ही उसे बांध लिया। कुछ ही पलों में वो जिंदा जल गया। दूसरी ओर मैं उसके बाद 1 हफ्ते तक कोमा में रहा। इस कोशिश ने मेरी जादुई शक्ति खत्म कर दी थी। अब मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं पहले की तरह अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे मेरी आत्मा कमज़ोर होती गई वैसे वैसे मेरा जादू भी कमज़ोर होता गया। इफ्रित और उसके साथ मेरे रिश्ते ने मुझे काम करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जादुई ऊर्जा दी थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए जिस जान की ज़रूरत थी वो मुझ में ख़त्म हो रही थी। मेरे शरीर में उम्र बढ़ने के लक्षण ना होने की वजह से मैं ये नोटिस नहीं कर पा रहा था कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। मैंने उस पूरे समय इफ्रिट को काबू में रखा हुआ था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था। अंत भला तो सब भला, आखिरकार ड्रैगन हार गया, लेकिन अगर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया होता तो मैं एक गुस्से वाले इफ्रिट को आज़ाद कर सकता था, जो किसी ड्रैगन से कहीं ज्यादा डरावना था। मैंने अतीत को याद किया। मेरा चेहरा तनाव से पीला पड़ गया। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं उन लोगों को जलाकर राख कर सकता था जिनकी मैंने रक्षा की कसम खाई थी। मैंने सोचा शायद अब रुकने का समय आ गया है। अगर मैंने खुद को और कमज़ोर होने दिया तो इफ्रिट मुझ पर बेकाबू हो सकता था। रिटायरमेंट का समय आ गया था। ये ऐसा कुछ था जिस पर मुझे देर सवेर सोचना ही था। मैंने इस बारे में हेन से बात की, जो सोसाइटी ऑफ एडवेंचरर्स के मैनेजर्स में से एक था और वहाँ का काम देखता था। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इंग्लिसिया के राज्य में जाओ। वे वहाँ बेसिक लड़ाई की तकनीकों के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं। वहाँ बहुत सारे पुराने एडवेंचरर्स हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को अपनी स्किल्स सिखा सकते हो तो तुम्हें कभी नौकरी की कमी नहीं होगी। उसने मुझे एक रेफरेंस लेटर दिया जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता था। मैंने जवाब दिया, धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
अरे इसके बारे में भूल जाओ हीशु, हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए शिजू, तुम हम सबके लिए एक सहारा रहे हो। वो शर्मा गया। ठीक है, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो। मुझे लगता है अगर तुम्हें कुछ खाली समय मिले तो वापस आकर मिलना। मेरे हमेशा के लिए जाने से पहले वे सब मुझे छोड़ने आए। इससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह का हिस्सा हूँ, जैसे मैं सालों से यहाँ हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इससे मुझे कितनी खुशी हुई। तो इस तरह अपने करियर के आखिर में मैंने एडवेंचरर से इंस्ट्रक्टर बनने का फैसला किया। अध्याय 4, आग का विजेता। तो हम वहाँ थे, गॉब्लिन गांव में वापस। सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन मुझे सच में थोड़ी याद आने लगी थी, अगर आप इसे गांव कहना चाहें तो। ये ज्यादातर एक खाली जगह थी जिसके चारों ओर बाड़ बनी थी। जब हम दूर थे तो उस इलाके में कुछ सादे टेंट लगाए गए थे, कम से कम तरक्की के निशान तो थे। मैंने बीच की आग की जगह के बचे हुए हिस्सों पर एक बड़ा लोहे का बर्तन देखा। गॉब्लिन का खाना पहले सिर्फ आग पर भूनकर बनाया जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसमें उबालना भी शामिल कर लिया था। ये सच में एक कमाल की चीज थी। उन्हें ये चीज कहाँ से मिली? करीब से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक बड़े कछुए के शोल से बनाया गया है। यार, जब मैं दूर था तो उन्होंने अपने शिकार के क्षेत्र को कितना बढ़ा लिया। मुझे खुशी थी कि उन्होंने कम से कम अपना घर सुरक्षित रखा है। वहां रहने वाले हॉबगॉब्लिन ने हमें लौटती हुई पार्टी को जल्दी ही पहचान लिया और तालियों और जयकारों के साथ हमारा स्वागत किया। मैं तोहफे लाना तो बुरी तरह भूल गया था, लेकिन यहाँ वहाँ सूख रही मॉन्स्टर की खालें और ऐसी चीजें देखकर जो पक्का उनके शिकार से मिली होंगी, मुझे यकीन था कि बॉने जल्द ही सबको तैयार कर देंगे और कपड़े पहना देंगे। मैं चाहता हूँ कि बाद में गॉब्लिन खुद ये चीजें बनाएं, लेकिन चलो एक एक करके करते हैं। मैंने रिगर्ट को ढूंढने की कोशिश की ताकि मैं बॉनो को उससे मिलवा सकूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधे मेरे पास दौड़कर आया। मुझे लगा कि वो हमें देखकर बस खुश है, लेकिन असल में उसे कोई बात परेशान कर रही थी। वापस आने के लिए स्वागत है, मैंने पूछने से पहले ही कहा। वापस आने के तुरंत बाद आपको परेशान करने के लिए माफ करना सर रिमोरू, लेकिन हमारे पास मेहमान आए हैं। मेहमान? लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरे कोई दोस्त हैं। मैंने बॉनो को खुद ही आसपास घूमने देने का फैसला किया। वे कुछ समय के लिए यहाँ रहने वाले थे और मुझे यकीन था कि वे ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि ये जगह कैसी है। मैंने अपने साथ लाए औजारों को एक खाली टेंट में रख दिया, ये सोचकर कि कम से कम कवर उन्हें मौसम से कुछ सुरक्षा देगा। अपने नए निवासियों को रिगूर के पास छोड़कर मैंने बड़े से कहा कि वो मुझे हमारे मेहमानों के पास ले चले। वो मुझे एक बड़े टेंट में ले गया, जिसे एक तरह की मीटिंग रूम में बदल दिया गया था। कौन हो सकता है? मुझे लगता है मुझे पता चल जाएगा, मैंने अंदर जाते हुए सोचा। जैसे ही मैं पर्दे के नीचे से गुजरा मैं रुक गया। अंदर बहुत सारे गॉब्लिन थे, आम तरह के। उनमें से कई अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हर एक के साथ कुछ नौकर थे, शायद कुछ बड़े और उनके गार्ड। किसी के पास हथियार नहीं थे। वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं पूछता कि क्या हुआ, वे जमीन पर लेट गए। आपसे मिलकर बहुत सम्मान है महान स्वामी, वे सब एक साथ चिल्लाए। कृपया हमारी सबसे दिली उम्मीदों को सुने। महान स्वामी, मुझे लगता है उनका मतलब मुझसे है, लेकिन सच में ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हालांकि इस बात पर उन्हें पूरा यकीन था। उनकी आंखों में इससे ज्यादा लालसा या पक्का इरादा नहीं था। वे क्या चाहते थे ये बताना मुश्किल था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनकी बात सुनूंगा। ठीक है, बताओ। ओ, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, एक बड़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। हम सब यहाँ आपके फॉलोअर्स की भीड़ में शामिल होना चाहते हैं सर। प्लीज हम पर अपनी महान दया दिखाइए। बाकी लोगों ने कहा। वे जमीन पर बैठे रहे, आंखें मेरी तरफ थी, फिर उन्होंने झुककर प्रणाम किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता था। दोस्तों, हम यहाँ अभी अभी दोबारा बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। मेरे पास तुम लोगों पर बर्बाद करने का टाइम नहीं है। मैं चाहता तो उन्हें बस भगा देता, लेकिन हमारे पास यहाँ आदमियों की कमी थी और मैं पहले से ही सोच सकता था कि ये लोग देर सवेर हम पर इलाके के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे। शायद उन्हें अभी अपने साथ ले लेना ही सबसे अच्छा था। अगर वे इसके बाद हमें धोखा देते हैं तो हम उन सबको मार देंगे। मैं धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुलाबी चश्मे पहनने से बस दिक्कत ही होगी। जिस तरह से जब तुम राक्षसों के झुंड को लीड कर रहे थे, तुम्हें उनके आसपास शांत रहना पड़ता था। यही एक वजह थी कि मैं इन गॉब्लिन को लेने को तैयार था, क्योंकि मैं खुद को ये साबित करना चाहता था कि मैं सच में गंभीर हूं। एक बार फिर मैंने खुद को याद दिलाया, अगर ये लोग धोखेबाज निकले तो मैं उनमें से हर एक को खुद मार डालूंगा। ये कमाल की बात थी कि मैं लोगों को मारने के बारे में ऐसे सोच सकता था जैसे मैं सोच रहा हूं कि लंच के लिए कहाँ जाऊं। ये हैरानी की बात थी, लेकिन चलो, ये मेरे हर जिंदगी के फैसले पर हिचकिचाने से बेहतर था। इसे सिंपल रखा। वैसे अगर ये सिर्फ दूत थे तो कुल मिलाकर हम कितने गॉब्लिन की बात कर रहे थे? मैंने आह भरी। मुझे जल्द ही बहुत सारे नाम सोचने पड़ सकते हैं। गॉब्लिन बड़ों के साथ आए गार्ड खबर देने के लिए अपने अपने गांव में वापस चले गए थे, तो उन्हें क्या कहना था? संक्षेप में उनकी कहानी कुछ इस तरह थी।
ये सब जंगल के आसपास की व्यवस्था में हाल की गड़बड़ियों से शुरू हुआ। दूसरे गांव ने डायावुल्फ हमले के दौरान रिगर्ड के गांव को असल में छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पास उस जगह के लिए लड़ने के लिए कोई संसाधन नहीं बचे थे। इस जंगल की सभी समझदार जातियां, ऑक्स, लिजर्डमैन और ओग्रिस भी आगे बढ़कर इस जंगल पर अपना दावा ठोकने लगी थीं। पहले भी इस तरह के छोटे-मोटे झगड़े हुए थे, लेकिन एक तरह का खामोश समझौता भी था कि कोई भी इसे हथियारों के टकराव तक नहीं पहुंचने देगा। हालांकि जंगल के एकमात्र और सच्चे रखवाले के हट जाने के बाद वहां कई जातियां थीं जो अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार थीं। राक्षसों में आमतौर पर फूलने और शक्ति प्रदर्शन करने की आदत होती थी। अब जंगल का हर गांव तेजी से किसी को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। ये सिर्फ समय की बात थी कि कुछ शुरू हो जाए, और गॉब्लिन, जो सबसे कमजोर बच्चे थे, उनका इन दूसरी जातियों द्वारा पूरी तरह से बर्बाद होना तय था। इससे स्वाभाविक रूप से ज्यादातर दूसरे गॉब्लिन बड़े चिंतित हो गए। जिस पल वे इस जंगल पार की लड़ाई में शामिल होंगे, उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, कई दिनों तक इस पर बात की, और वे सब इतने बेवकूफ़ थे कि कोई अच्छा आइडिया नहीं सोच पाए। वैसे भी मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसी बीच भयानक भेड़ियों के हमले की खबर आई, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। रिगर्ड के गांव को मरने के लिए छोड़ दिया गया और लगभग भुला दिया गया। उनकी बातचीत जारी थी और कोई चमत्कार नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही गांव में खाने का स्टॉक कम होने लगा, उन्हें जंगल के एक और नए खतरे के बारे में पता चला। विशाल काले जानवरों की अफवाहें, जिन पर लोग उनकी पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे थे। वे पेड़ों के बीच से ऐसे तेजी से गुजर रहे थे जैसे समतल मैदानों में चल रहे हों, और उन्होंने जंगल के ज्यादा ताकतवर राक्षसों को पूरी तरह हरा दिया था। वे कौन थे? इस बात से गॉब्लिन डर और हैरानी से कांपने लगे। वे जाहिर तौर पर पूर्व गॉब्लिन थे। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस पर राय बटी हुई थी। कुछ ने सुझाव दिया कि तुरंत उनके पास जाकर सुरक्षा की भीख मांगी जाए। दूसरों को ये कहानी इतनी अजीब लगी कि वे इस पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें चिंता थी कि ये एक जाल हो सकता है, और वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि पूर्व गॉब्लिन के पास उन्हें धोखा देने का कोई कारण नहीं होगा। जाल हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ये नई जाति उन्हें स्वीकार करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने रिगर्ड के गांव को छोड़ दिया था। कई बड़ों के लिए माफी एक बेकार उम्मीद लग रही थी। पता चला कि गॉब्लिन भी शर्म महसूस कर सकते हैं। आखिर में ये महसूस करते हुए कि वे अपनी बुद्धि की आखिरी सीमा तक पहुंच गए हैं, कॉन्फ्रेंस बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। इसलिए जिस पक्ष ने हमारी सुरक्षा चाही थी, उसने यहाँ आने का फैसला किया। अब सब समझ में आ गया। फिर भी ये उनकी तरफ से काफी स्वार्थीपन था, है ना? हम कमजोर, बेवकूफ, लाचार गॉब्लिन की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। वैसे भी मैं उन्हें रखने के लिए पहले ही सहमत हो गया था। जो कोई भी आना चाहता है, आ जाए, मैंने गॉब्लिन प्रतिनिधियों से कहा। ये उन्हें फिलहाल घर वापस भेजने के लिए काफी था। वहीं से मेरी समस्याएं शुरू हुईं। जैसे ही मैंने गॉब्लिन की भीड़ को देखा, मैंने खुद से सोचा, ये थोड़ी ज्यादा है ना? गांव की जगह में इतने लोगों को रखना बहुत ज्यादा है। वैसे भी ये मेरी समस्या क्यों होनी चाहिए? पिछले कुछ दिनों से हम कुल्हाड़ी बनाने में लगे हुए थे, उनका इस्तेमाल करके पेड़ काटकर लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे वगैरह। हमने अभी तक घर बनाना भी शुरू नहीं किया था। काम बहुत ज्यादा था। काइजिन लकड़ी का काम संभाल रहा था, जबकि 3 बौने भाई जानवरों की छाल से हॉबगॉब्लिन के कपड़े बनाने का काम कर रहे थे। वे लड़कियों को जिस तरह से देख रहे थे वो अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि कुछ और करने से पहले उन्हें इसी काम पर लगा देना बेहतर है। हम इसी काम में लगे हुए थे कि गॉब्लिन आ गए। 4 कबीले, कुल मिलाकर लगभग 500। बाकी लोग अभी भी गांव में उन बुजुर्गों के साथ थे जिन्होंने वहीं रहने का फैसला किया था। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर हम अभी ये करते हैं तो काम के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इलाके का अपना मानसिक नक्शा देखा। मैं चाहता था कि आसपास पानी हो और खेती के लिए कुछ साफ जमीन हो। जैसे ही मैं चारों ओर घूमा, और हाँ, मुझे एहसास हुआ कि सबसे अच्छी जगह थी जिस गुफा से मैं निकला था, उसके ठीक पास का इलाका। मैंने रिगर्ड से वहां की स्थिति के बारे में पूछने का फैसला किया। उसने बताया, इसे एक प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता था। जंगल के विपरीत ये शक्तिशाली राक्षसों का एक असली अड्डा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मतलब है मैं वहीं रहता था। तुम क्या कह रहे हो? जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा जन्म वहीं हुआ था, तो ये ठीक होना चाहिए। आप मुझे लगातार प्रभावित करते हैं सर, रिमरू। मैं हैरान हूं। उसके लिए ये कहना अजीब था,
गुफा में पैदा होने में इतना हैरान करने वाला क्या है? अगर वो इससे ठीक था तो ठीक है। फिर मैंने तीनों भाइयों में सबसे छोटे मिल्डो को बुलाया और उसे बताया कि जिस दुनिया से मैं आया था वहाँ आर्किटेक्चर कैसे काम करता था। इस दुनिया में सर्वे और माप असल में काफी सटीक थे, जादू की वजह से। वो साथ ही जो प्रारंभिक ज्ञान मेरे पास था उसने हमें स्थानीय इलाके के लिए एक सर्वे प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद की। भेड़ियों को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन गॉब्लिन और बॉनों के लिए कचरा प्रबंधन सुविधा जरूरी होगी। मैंने सोचा कि अगर हम एक नकली सेप्टिक सिस्टम लगा सके जो कचरे को स्टोर करके उसे खाद में बदल दे तो अच्छा होगा। इसके अलावा हमें संक्रामक बीमारियों को दूर रखने के लिए कुछ चाहिए होगा। ये एक और चीज थी जो मैंने मिल्डो की लिस्ट में जोड़ी। लेकिन क्या गॉब्लिन बीमार पड़ते हैं? मैंने सोचा। इसका जवाब था हाँ, वे किसी और की तरह बीमारी की चपेट में आ सकते थे। अगर मुझसे पूछो तो काफी कमजोर राक्षस। हालांकि जिस तरह की गंदगी में वे मेरे आने से पहले रहते थे उसमें कोई हैरानी नहीं। उन्होंने बहुत से लोग खोए, लेकिन बहुत सारे बच्चों से इसकी भरपाई कर ली। सीधा गणित। हालांकि हॉबगॉब्लिन के साथ ऐसा नहीं था, वे एक बार में कम बच्चे पैदा करते थे, जो एक और कारण था जिससे मैंने माना कि उनकी उम्र लंबी होती है। किसी भी तरह से अगर हम बीमारी से बहुत से लोगों को खो देते हैं तो हम अपनी संख्या बनाए नहीं रख पाएंगे। मुझे दवा के बारे में जीरो जानकारी थी। जो कुछ भी पोषण संभाल नहीं सकता था वो मेरे बस की बात नहीं थी, और हमारे पास कोई मैजिकल हीलर नहीं थे। तो जब हम बिल्डिंग बनाने में बिजी थे, मैंने सोचा कि क्यों ना हाइजीन के मामले में भी पूरा ध्यान दिया जाए। मिल्डो को सच कहूं तो इस तरह के वेस्ट सिस्टम के बारे में काफी जानकारी थी। मैं अकेला दूसरा दुनिया वाला नहीं रहा हूंगा जिसने लोगों से इस बारे में बात की हो। इस दुनिया में स्पिरिट इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज थी, जो पढ़ाई का एक अनोखा क्षेत्र था जिससे अजीब अजीब खोजें होती थीं, लेकिन इसमें लोगों के मल से खाद बनाने का कोई तरीका नहीं था। मिल्डो ये आइडिया मुझसे सुनकर हैरान हो गया। फिर भी कुछ सोचने के बाद मैंने उसे हमारे गांव के बिल्डिंग ऑपरेशंस का हेड बना दिया और सब कुछ उसी पर छोड़ दिया। एक और क्लासिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, अगर मैं खुद कहूं तो। रिगर्ड से मिल्डो के काम के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करवाने के बाद मैंने उन सबको हमारे संभावित नए घर का सर्वे करने के लिए भेज दिया। रंगा भी उनके साथ गया, बस एहतियात के लिए। मुझे नहीं लगा कि राक्षस गुफा से निकलकर उन पर हमला करेंगे, लेकिन आप कभी नहीं कह सकते। रंगा जो भी सामने आता उसे संभाल लेता, इसलिए सावधानी बेहतर है। इससे एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी, नाम रखना। इसके बारे में सोचते ही मुझे उदासी छा गई। मुझे लग रहा था कि जब तक मैं 500 या उससे ज्यादा गॉब्लिन के आधे नाम रखूंगा तब तक मैं बस अल्फाबेट ही दोहरा रहा हूंगा। ABCDEF बोलना थोड़ा मुश्किल होगा हालांकि। फिर भी मुझे शुरू करना था। उन सब का नाम रखने में लगभग 4 दिन लग गए। बीच बीच में थोड़ी देर स्लीप मोड में भी गया, और मुझे सच में अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। मैंने आखिर तक हार नहीं मानी। पिछली बार जितना थकाने वाला तो नहीं था, लेकिन ये ऐसा काम नहीं था जिसे मैं जल्द ही दोबारा करना चाहता था। मैंने कबीले के बड़ों को बुलाया। वे अपने शाही हॉबगॉब्लिन तरीके से घुटनों के बल बैठ गए। रिगर्ड वहां था और उसके पीछे पीछे 3 और लोग थे जिनका नाम मैंने अभी रखा था, रगूड, रिगर्ड और रोगर्ड। सभी लीडर्स को एक साथ रखो, और हाँ, आपको सभी 5 वावल मिल गए। रंगा का ए होना एक इत्तेफाक था, तो शायद ये मेरा सबसे अच्छा काम नहीं था, लेकिन ठीक था। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। ये मत भूलना कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की है। मैं हमेशा से ये बहाना बनाने में बहुत अच्छा रहा हूँ। वहाँ एक बिना नाम की बड़ी उम्र की औरत बची थी, और वे एक औरत थी। मैंने सोचा कि कुछ फेमिनिन जैसा नाम सबसे अच्छा होगा, इसलिए मैंने लिलीना चुना। सभी के हॉबगॉब होने का एक फायदा ये था कि मैं उन्हें जेंडर के हिसाब से पहचान सकता था। मैजिक सेंस मुझे रेगुलर गॉब्स के साथ ऐसा करने में मदद कर सकता था, लेकिन बिना किसी मदद के ये एक चुनौती थी। क्या मैं लिलीना को किसी और नाम सीरीज में बदल सकता हूँ? मैंने इसके बारे में सोचा और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता न करने का फैसला किया। इसके लिए समय नहीं था। तो हम यहाँ थे, कुछ 100 हॉबगॉब। शायद अब उनके लिए एक क्लास सिस्टम बनाने का समय आ गया था। इतनी संख्या में मैं उनसे ये नहीं कह सकता था कि चलो सब दोस्त बन जाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, और उम्मीद करता कि वे मेरी बात मानेंगे। एक साफ कमांड चेन होनी चाहिए थी, खासकर ये देखते हुए कि मॉन्स्टर्स ताकत को कितनी अहमियत देते थे। ठीक है, मैंने ऐलान किया, मैं तुम सबको रैंक दे रहा हूँ। रिगर्ड को गॉब्लिन किंग के तौर पर एक अच्छा अपग्रेड मिला। बाकी 4 बड़े गॉब्लिन लॉर्ड बन गए। गांव के बाकी गॉब्लिन तुरंत वे उन्हें झुककर प्रणाम किया, जो देखने में रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था। हाँ, हमारे मालिक, बड़ों ने तोते की तरह दोहराया। उसके बाद जो तालियां बजी वे कान फाड़ देने वाली थीं।
मैंने अनजाने में गॉब्लिन इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। हम सभी के लिए एक नया घर। सब कुछ ठीक होने का पक्का करने के बाद हम निकल पड़े। ये एक नई जमीन की ओर हमारा पहला कदम था, हमारे लिए एक नए देश की ओर। उस आदमी का नाम फ्यूज था और वो ब्लूमन राज्य में फ्री गिल्ड ब्रांच का गिल्ड मास्टर था। अपने पद पर उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था और उससे पहले भी एक एडवेंचरर के तौर पर उसकी काबिलियत उसे A- रैंक तक ले आई थी। और जैसा कि उसने वेरियार्ड के बैरन से वादा किया था, वो जल्द ही अपनी खुद की जांच करने निकल पड़ा। हालांकि उसके अलग अलग इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट्स ने उसे बताया कि एम्पायर अभी कोई कदम नहीं उठा रहा है। हो सकता है कि ये ऐसा ही रहे, ये फ्यूज का अंदाजा था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने अपने लोगों को एम्पायर पर नजर रखने के लिए कहा। ये उसका रोज का काम नहीं था, लेकिन अभी के लिए कम से कम वो एक अपवाद बनाने को तैयार था। एक दिन उसे खबर मिली कि एक और जांच टीम उसके शहर लौट आई है। वो अपने कमरे में गया और बहुत धीरे धीरे और जानबूझकर रिसेप्शन रूम में सोफे पर बैठ गया, जिसका इस्तेमाल वो हमेशा सीक्रेट मीटिंग्स के लिए करता था। उसके सामने 3 लोग बैठे थे, 2 आदमी और एक औरत, सभी B रैंक के एडवेंचरर। इस ग्रुप को वो पहले से अच्छी तरह जानता था। वहाँ गिडो था, एक चोर जो जासूसी में माहिर था, वहीं काबल डिफेंस का मास्टर था। फाइटर क्लास का होने के कारण वो खुशी खुशी अपनी पार्टी के बाकी लोगों के लिए एक दीवार का काम करता था और वो अपना काम अच्छे से करता था। वो बहुत ज़्यादा मजाक करता था, लेकिन वो कोई कमज़ोर नहीं था। आखिर में एलन थी, एक जादूगरनी जिसकी स्किल ज़्यादा अनोखे तरह के जादू के लिए थी। उसके पास कई तरह के मंत्र थे, लेकिन उसकी असली काबिलियत अलौकिक रूप से बढ़ी हुई मूवमेंट में थी। ये भी ध्यान देने लायक था कि उसकी सावधानी भरी प्लानिंग हमेशा उसकी पार्टी के बचने की संभावना को बढ़ाने में कमाल करती थी। ये वही टीम थी जिसे फ्यूज ने उस गुफा की जांच करने के लिए भेजा था, जहां वेल्डोरा को एक बार सील किया गया था। उन्हें देखकर उसकी पहली प्रतिक्रिया थोड़ी हैरानी वाली थी कि वे सुरक्षित थे। ये गुफा B+ रैंक या उससे ऊपर के लोगों के लिए ज़्यादा सही थी, और अगर आप इसके मास्टर को ध्यान में रखें तो 1 या 2 A- यात्री को ढूंढना आमतौर पर आपके लिए सबसे सुरक्षित दांव होता था। अगर फ्यूज खुद भी जाता, हालांकि आजकल उसकी गिल्ड की जिम्मेदारियां उसे ऐसा करने नहीं देती, तो अगर वो अकेले जाता तो ये बहुत मुश्किल होता। उनकी रैंक चाहे जो भी हो, ये वही लोग थे जिन्हें फ्यूज ने ये पता लगाने के लिए भेजा था कि इस समय वेल्डोरा के साथ क्या हो रहा है। उसने ये फैसला इसलिए किया था क्योंकि उनमें जिंदा रहने की अजीब काबिलियत थी। इस मामले में जानकारी इकट्ठा करते समय लड़ाई से बचने की काबिलियत उसके लिए B+ पावर हाउस को काम पर लगाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता तो गिल्ड मास्टर होने के नाते फ्यूज को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती। लोगों को ऐसी जगहों पर भेजना जिनके लिए वे रैंक के हिसाब से काबिल नहीं थे, गिल्ड के नियमों का साफ उल्लंघन था। अगर ये घटना सबके सामने आ जाती तो ब्रांच हेड की ऐसी हिम्मत करने से विवाद खड़ा हो जाता। लेकिन ये वही ग्रुप था जिसे फ्यूज चाहता था, और अब उन्हें वापस देखकर उससे ज्यादा खुश कोई नहीं था। चलो रिपोर्ट सुनते हैं, उसने कहा, हमेशा की तरह अपने इमोशंस को जाहिर न करने की पूरी कोशिश करते हुए। वो अंदर से कितना भी खुश क्यों न हो, उसने उन्हें कोई दिलासा देने वाले शब्द न कहने का फैसला किया था। तीनों को इसकी आदत थी। ये बहुत बुरा था यार, काबल ने अचानक कहा। मुझे सच में नहाना है, एलन ने सहमति जताई। हाँ, सबसे मुश्किल काम इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने से रोकना था, मुझे लगता है, गिडो ने कमेंट किया। उनकी डीब्रीफिंग लगभग हमेशा इसी तरह शुरू होती थी। हालांकि उनकी आंखें बहुत गंभीर थीं। शायद ये सच में बहुत बुरा था, फ्यूज ने सोचा। रिपोर्ट गुफा में मिले मॉन्स्टर्स के बारे में बताने से शुरू हुई। उस टेम्पेस्ट सर्पेंट को चकमा देने के बाद वे सीलिंग दरवाजे से आगे बढ़े। ये शुरू में ही साफ हो गया था कि वेल्डोरा जा चुका है, लेकिन उन्होंने एहतियात के तौर पर गुफा को एक्सप्लोर करने में 1 हफ्ता और बिताया। नतीजा, अंदर निश्चित रूप से कोई गार्डियन या लीडर नहीं था, लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। लेकिन बात यह है, काबल ने कहा, कि जब हमने अपनी जांच पूरी कर ली और दरवाजे से बाहर निकले तो टेम्पेस्ट सर्पेंट गायब था। हाँ, सही कहा, एलन चिल्लाई। मैं दरवाजे के अंदर एस्केप एक्टिवेट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सारा समय ये सोचने में बिताया कि हम इससे कैसे बचेंगे। मुझे बहुत बेवकूफ़ जैसा लग रहा था। हाँ, गिडो ने कहा, मैं एक इल्यूजन और गर्मी पैदा करने वाला ट्रैप साथ लाया था और मैंने उनका इस्तेमाल भी नहीं किया। कम से कम इससे हमारा कुछ समय तो बच गया। अंदर जाते समय इसे पार करना एक बात थी, लेकिन बाहर निकलना दूसरी। इसका क्या मतलब था? इस टेम्पेस्ट सर्पेंट की अंदाज़ा रेटिंग A- थी। ये गुफा में सबसे मजबूत चीज़ थी। फ्यूज को भी इसके सामने अपने जीतने के चांस ज़्यादा नहीं लग रहे थे। यही वजह थी कि वो इस तिकड़ी के सफल ट्रिप के चांस को लेकर परेशान था। वहाँ ज़रूर कुछ हुआ था, फ्यूज ये समझ सकता था, और उसे जानना था कि क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें लगभग 3 दिन आराम करने दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे तुम लोगों को फिर से जंगल में वापस चाहिए। अंदर नहीं, इस बार गुफा नहीं, आप इसके आसपास के इलाके की जांच करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम वहां कोई कसर ना छोड़ो, ठीक है? अच्छी तरह से जांच करना, बस इतना ही। बस इतना ही? वो कहता है 3 दिन? बस कम से कम 1 हफ्ता तो दो।
हाँ, तुम्हें पता है कि वो हमारी बात नहीं सुनेगा दोस्तों। फ्यूज ने विरोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसके पास सोचने के लिए कुछ नई जानकारी थी। उस जंगल में क्या हो रहा होगा, वो एक पल के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने आंखें खोली तो पाया कि 3 जोड़ी गुस्से वाली आंखें उसे घूर रही हैं। ये लोग, उसने आह भरी, फिर हमेशा की तरह उन पर चिल्लाया, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या हो, बाहर निकलो अभी। तीनों जल्दी से वहां से चले गए। 3 दिन बाद काबल, एलेम और गिडो अपनी जंगल की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। ये बहुत कम समय की छुट्टी थी। एलेन बड़बड़ाई, तुमने सही कहा लड़की, गिडो ने जवाब दिया। क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए शिकायत करना बंद कर सकते हो? काबल, जो कमोबेश लीडर था, ने बिना किसी विश्वास के डांटा, जिससे पता चलता था कि वो उनसे सहमत था। तुम लोग अब मुझे उदास कर रहे हो। उनके पास जंगल में जाने के लिए कुछ ही रास्ते थे। हाल के दिनों में राक्षस बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे, इस हद तक कि व्यापारी भी जंगल में गाड़ियां भेजने को तैयार नहीं थे। अंगरक्षक रायनाएं किराए पर लेना तो सवाल ही नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो इस काम में उनका पैसा डूब जाता। अगर वे जंगल जाना चाहते थे तो फिलहाल उन्हें पैदल ही जाना पड़ता। उन्हें कम से कम थोड़ा तो पैदल चलना ही पड़ता, क्योंकि सील की हुई गुफा का रास्ता इतना खतरनाक था कि घोड़े की गाड़ी से जाना मुमकिन नहीं था। नतीजतन तैयारी बहुत जरूरी थी। कई हफ्तों का संरक्षित खाना इकट्ठा करना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन इसके बिना उनके पास अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही भूख से मरने का पूरा खतरा था। एलन का जादू कम से कम उन्हें जरूरत पड़ने पर पीने का पानी मिलने की गारंटी देता था। जब उनका ज्यादातर काम हो गया और जाने का समय हुआ तो एक व्यक्ति उनके पास आया जो ऐसी आवाज में बात कर रहा था जो जवान और बूढ़े, पुरुष और महिला के बीच की थी। माफ कीजिएगा, अगर आप जंगल की तरफ जा रहे हैं तो क्या मैं रास्ते में आपके साथ आ सकता हूँ? उस आकृति ने जो मास्क पहना था उससे उसके पीछे का चेहरा पहचानना मुश्किल था। वो एक सजावटी सुंदर मास्क था, लेकिन उस पर कोई भाव नहीं था। पूरी चीज में कुछ अजीब सा बेचैन करने वाला था। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओह वाह, मैं यहाँ लीडर हूँ। एलन, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे जानते हो, एक बार जब वो कुछ तय कर लेती है तो उसका मन बदलना मुश्किल है। धन्यवाद। शुक्रिया कि वो शब्द ही थे जो उस नकाब वाले आदमी ने चुपचाप उनके पीछे चलने से पहले कहे। इस तरह काबल और उसके ग्रुप को जंगल में जाते समय एक और साथी मिल गया। पेड़ काटने और हथौड़े की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। धीरे धीरे नया शहर और उसके घर आकार लेने लगे थे। कम से कम हमारे दिमाग में। अभी भी हम पानी और सेप्टिक सिस्टम लगाने में व्यस्त थे, इसलिए फिलहाल ये सिर्फ एक साफ जगह थी। ये सिस्टम उस नदी से पानी लेता था जिसके पास हम थे। हमने आखिरकार एक वाटर प्रोसेसिंग बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया था, हालांकि वो अभी भी बन रही थी। वहीं नदी का पानी साफ किया जाएगा और लोगों के घरों में बांटा जाएगा। सेप्टिक सिस्टम के लिए हमने लकड़ी का एक बड़ा चेंबर बनाया जिसे हम जमीन में गाड़ने वाले थे। लकड़ी के अंदर की सतहों को सड़ने से बचाने के लिए ट्रीट किया जाएगा, फिर सीमेंट से मजबूत किया जाएगा। हम अभी इसी पर काम कर रहे थे। हमें किस्मत से पास की एक पहाड़ी से क्विक लाइम जैसा मटेरियल मिल गया था। इसके बीच शहर के बाहर एक और बिल्डिंग हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी, जहां हम अपनी जरूरत के हिसाब से खाद बनाने का प्लान कर रहे थे। इसके अलावा मैं क्रू से एक बड़ी टेम्पररी बिल्डिंग बनवा रहा था, एक तरह का जिम, जहां वे कंस्ट्रक्शन के दौरान सो सके। ये थोड़ा जल्दी में बनाया गया था क्योंकि हमारा इसे पक्का बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये काम चला लेगा। अलग अलग मोहल्लों का लेआउट बनाना अच्छे से चल रहा था। अपर क्लास के घर, जिसमें मैं भी रहूंगा, गुफा के मुहाने के पास बनाए जाएंगे। हमारे पास आदिवासी बड़ों के लिए घरों की एक लाइन होगी और बाकी घर उनके चारों ओर फैले होंगे। हम ये सब कुछ और करने से पहले कर रहे थे, इसलिए शहर का प्लान बनाना आसान था ताकि चीजें उलझे और मिले नहीं। ये बेसिकली एक क्रॉस के आकार में बनाया गया था, जिसमें एक चौड़ी मेन सड़क थी जिससे जरूरत पड़ने पर शहर के लोग एक ग्रुप के तौर पर काम कर सके। हमें सावधान रहना होगा कि एक जैसी सड़कों की लंबी लाइनें न बने, इससे खो जाना आसान हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। इस सेटअप का एकमात्र असली नुकसान ये था कि हमले की स्थिति में दुश्मनों के लिए घूमना आसान हो सकता था, लेकिन अगर वे सच में शहर के केंद्र तक पहुंच गए, इसका मतलब ये होगा कि तब तक दर्जन और चीजें फेल हो चुकी होंगी। उस सिनेरियो के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। अगर हम बर्बाद हो गए तो हम दोबारा बना सकते हैं। हालांकि सभी गॉब्लिन का नाम रखना और उन्हें हॉबगॉब्लिन में अपग्रेड करना बिल्कुल एक अच्छा आइडिया था। इससे उनकी इंटेलिजेंस लेवल में बहुत सुधार हुआ और वे सभी, हैरानी की बात है कि बहुत जल्दी सीखते थे। उनकी ताकत भी अपग्रेड हो गई थी। बोनो ने रेगुलर गॉब्लिन को सीधे F रैंक का मॉन्स्टर बताया, जबकि हॉबगॉब ज्यादातर C और D के बीच थे। पक्का वे पहले से ज्यादा इंसानों जैसे लग रहे थे। उनके हथियारों और कवच के अलावा उनकी क्लास और जादुई अर्थों के आधार पर बहुत गुंजाइश थी।